have announced a test for you, okay, on Saturday or Sunday. I can't confirm you now, depending on कि मेरा क्या शेड्यूल रहता है सैटरडे और संडे को बाकी लेक्चर्स का, उसके हिसाब से तुम रेडी रहना. तुम फ्राइडे इवनिंग तक, रादर सैटरडे, ओके, दोपहर में लूँगी अगर मैं टेस्ट लूँगी तो, ठीक है. जस्ट जो तुम्हारा टाइमिंग होता है 2 to 5 का. तो कैसे टेस्ट होगा सुन लो यहाँ पे. 1 o'clock आई विल कम विद द पेपर. 1 o'clock मैं अनाउंस करूँगी लाइव पेपर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारा पेपर रहेगा. तुम उसको 1 बजे डाउनलोड करोगे और 2 बजे से तुम पेपर पे बैठ जाओगे और 2 से 5 तुम वो पेपर करोगे और 5:30 को मैं वापस लाइव आऊँगी और स्टेप मार्किंग के साथ आऊँगी. ओके, स्टेप मार्किंग के साथ आऊँगी. तो तुम चेक कर लेना अपना पेपर हाथ के हाथ और उसी वक्त नंबर दे देना, तुमको आइडिया लग जाएगा. अभी हमारे पास में बहुत सारा समय है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो अगर थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो तुम उसमें तुमको समझ में आएगा तुम कहाँ गलत जा रहे हो. और मैं भी अभी क्योंकि फास्ट ट्रैक अपना चल रहा है तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पे तुम बहुत हिल रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा अपन इनपुट कर सकते हैं, वो बात हो रही है यहाँ पे. ओके, तो रेडी हो जाओ बॉन्ड्स और इक्विटी के लेक्चर के लिए. वैसे भी टेस्ट तुम्हारा सितंबर में इस बैच के ख़त्म होने के बाद फुल पेपर का 100 मार्क्स का पेपर का जैसे इंस्टीट्यूट का पेपर आता है उसी तरीके से तुम्हारा टेस्ट होगा. ओके, और उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे. 2 टेस्ट सीरीज़ लूँगी मैं 1 वीक के गैप में. ओके, दैट विल हैपन काइंड ऑफ मे बी लाइक अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोग ले सकते हैं. तो मे बी लाइक तुम तैयारी करके रखना. एक पेपर मैं ले लूँगी लाइक 1 अक्टूबर को ले लेती हूँ, डिपेंड्स, मैं रैंडम बोल रही हूँ, डेट्स मैं अनाउंस कर दूँगी तुमको. तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, और अगर वो 1 हफ्ता ज़्यादा हो जाता है पढ़ाई शुरू कर देना फिर सीरियसली अपने FR वगैरह की, तो 4 दिन के बाद एक पेपर और या 5 दिन के बाद एक पेपर और ले लूँगी. एंड देन मेरे तरफ से हो जाएगा ऑल द बेस्ट फॉर नवंबर 23 एग्ज़ाम्स. अच्छी बात यह कि अगर मैं अक्टूबर में लेती हूँ देन ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया उनका भी फास्ट ट्रैक तब तक ख़त्म हो चुका होगा एंड दे विल ऑल्सो बी एबल टू पार्टिसिपेट. मुझे 2 बार टेस्ट कंडक्ट नहीं करना पड़ेगा. दैट इज़ ओनली आइडिया, नथिंग एल्स. ओके, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ तुम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो गाइस. ओके, अभी सिर्फ बॉन्ड और इक्विटी होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं लोगे तो मज़ा नहीं आएगा, सीरियसनेस नहीं आएगी, डर नहीं लगेगा. थोड़ा डर लगना ज़रूरी है, थोड़ा सा डर लगना बहुत ज़रूरी है. आस्था इज़ आस्किंग मैम थियरी का बेटा एक मैराथन मैंने लिया था कुछ, मतलब 1 साल या 1.5 साल, या मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन से टर्म में लिया था. तो मैंने थियरी का एक मैराथन लिया था, उसमें 50% मैंने कवर कर दिया था. इस बार भी ट्राई करती हूँ मैराथन लेने का थियरी का, अगर हो पाएगा तो ज़रूर कर दूँगी. ओके, लेकिन पहले प्रैक्टिकल ख़त्म होने दो, ये पार्ट मैं ख़त्म कर देती हूँ तुम्हारा, उसके बाद हम लोग थियरी के बारे में बात करेंगे. जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं ट्राई करूँगी तुम्हारा, क्योंकि देखो तुम सिक्योरिटाइजेशन का और 2-3 चैप्टर तो ऑलरेडी अपलोडेड है तुम्हारे इसके मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो लोग तो आज शेयर कर दूँगी ग्रुप पे तुम्हारे, तुम देख सकते हो. वही इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तुम्हारे थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सिक्योरिटाइजेशन, देन रिस्क मैनेजमेंट, और वो है ना एक वेंचर कैपिटल वाला जो चैप्टर स्टार्टअप फाइनेंस, एक वो चैप्टर है. और लेकिन आजकल कोई पैटर्न रह नहीं गया. जब शुरुआत हुई थी ना न्यू करिकुलम की तो ये चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी पूरा ही पढ़ के जाओ तो बेटर होगा ऐसा. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज लेट्स स्टार्ट विथ. ओके, इंपॉर्टेंट बता दूंगी. इंपॉर्टेंट सिमरनजीत अभी मत पूछो मुझसे, अगर अभी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी ना तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे. अभी तुम्हें सब लिख के करना, टाइम है ना हमारे पास में, अभी एग्जाम सामने बिल्कुल नहीं है, बट समय है. अभी कम से कम एक बार मेरे टेस्ट के बहाने तुम पूरा लिख के कर लोगे कि मैम ने कुछ भी पूछा तो मैं आंसर कर पाऊँ. उसके बाद मैं तुमको इंपॉर्टेंट बता दूंगी. इंपॉर्टेंट बताने का मुझे 5 मिनट लगेगा बताने में, बट देन यू विल गेट कंस्ट्रेंड टू सिलेक्टिव स्टडी, और उससे हमें बचना है. ओके, ये बात है. हमें सोसाइटी इतनी अच्छी एफर्ट चल रही है, तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं भी बहुत अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ, तो हमें वो बुरा ख़राब नहीं करना. ओके, तो पहले पूरा कवर करो, उसके बाद मैं पक्का देने वाली हूँ तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैंने बोल दिया वो बोल दिया. चलो स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्ट करते हैं. ओके, सो कल मैंने एक टुवर्ड्स से लास्ट क्या हो गया था, बच्चे बहुत थक गए थे. ओके, और मैंने तुमको बोला था कि एक सम इस कैटेगरी में, कौन सा टॉपिक चल रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस कैपिटल बजटिंग, आज जल्दी खत्म हो जाएगा. ओके, तुम पढ़ाई शुरू कर देना आपने. ओके, तो मैं तुमको क्या बोल रही हूँ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस कैपिटल बजटिंग का टॉपिक मैंने कराया था तुमको कल लास्ट में. तो बेसिकली मैं भी थोड़ा टायर्ड हो गई थी और तुम भी थोड़ा थक गए थे, तो वो जो 100% ग्रास्पिंग थी वो नहीं हो रही थी. ओके, तो उस केस में थोड़ा रह गया था. ओके, तो मैं तुमको कल ये बोल रही थी कि एक क्वेश्चन सेम बिल्कुल एक और है, मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, तुम बोलोगे तो मैं मतलब बुक में देख के नाम बता सकती हूँ, अभी तुरंत मुंह पे याद नहीं है.
उस बिल्कुल सेम सम है, ओके, बोथ द सम्स आर कंप्लीटली सेम, बट द मेथड ऑफ सॉल्विंग बोथ द क्वेश्चंस आईसीआई का बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, तो मैंने क्या सोचा कि क्यों नहीं मैं एक काम करती हूँ कि वो क्वेश्चन का मेथड मुझे पता है कि कौन से मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। ओके, वो दोनों पेपर में आए हुए सम है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, सुनना ध्यान से। ये क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, ओके, एक हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, ओके, उसके बाद हम लोगों ने करंट अर्निंग पूरा निकाला, तो अपने को आया 250 लैक्स। 250 लैक्स, शांति से सुनो, आज का डिस्कशन बिल्कुल हैवी नहीं आएगा, ओके, लेकिन हाँ लेक्चर जाएगा तुम्हारा 9:30-10 तक, आराम से सुनो। इतने क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, वैरायटी ना तुम्हारे क्या, लेकिन मैं फिर भी पूरा कवर नहीं कर पाई हूँ। जैसे अकाउंटिंग बेस्ड वैल्यूएशन होता है, बोनस रेशियो के सम्स होते हैं, वॉल्टर मॉडल के सम्स होते हैं, वो सब नहीं करा पाई मैं, मतलब इतना कम टाइम में। इक्विटी इज़ अ वेरी बिग चैप्टर, बट मुझे लगा कि वो टॉपिक्स थोड़े ईजी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बोनस वाले सम्स होते हैं, 2 सम हैं बोनस के, वो ईजी होता है। उसके बाद वॉल्टर मॉडल वाले जो सम्स है वो भी मैनेजेबल होता है, तो वो मैंने थोड़ा अवॉइड किया ताकि मैं इंपॉर्टेंट हैवी वाले क्वेश्चंस पर डिस्कशन ले पाऊँ, ओके। और तो ये टॉपिक भी तुम्हारे अकाउंटिंग बेस्ड वैल्यूएशन, 2 क्वेश्चन तुमको ग्रुप पे डाल दूंगी, वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी विच वेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब तुमको लिस्ट दूंगी तो सब कुछ कवर करूंगी, वो तुम निश्चिंत रहो। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट दे रही हूँ, सो दैट कि जो चीज़ मैं यहाँ कवर नहीं कर पाई हूँ वो भी तुम कर लो, और डाउट आएगा तो हम जीमीट पे फिर डाउट सेशन ले लेंगे, उसका कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन लेक्चर अभी चलने दो। तो ये ध्यान दो, अभी फोकस ऑन स्टडीज, नो एक्स्ट्रा टॉक, ओके। नाउ करेंट अर्निंग यहाँ पे 250 लाख की आई है, केयरफुल। द न्यू प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस्ड बाय रिटेनिंग, अभी कितनी पैड चल रही है, वो सारा बाकी है, वो आऊंगी उसके ऊपर में, सारा पूरा शीट फिनिश करनी है। 250 लाख का प्रॉफिट है इन लोग का, ओके। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग 175 लाख, अगर हम लोग 175 लाख 250 लाख में से अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, सपोज करो, ओके, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा उतना ही डिविडेंड हो पाएगा, राइट है। और वो बैलेंस अमाउंट कितना होगा, 250 माइनस 75 करोगे तो बेसिकली वो आ जाएगा 75 लाख, ओके। तो 75 लाख को डिवाइड किया, और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि ये एक ही साल इन्वेस्टमेंट करोगे ना, अगले साल से 250 लाख की जो प्रॉफिट है जो पुराने बिजनेस से आ रही है, और जो तुमने नया प्रोजेक्ट लगाया ना उससे हर साल 50 लाख आएगा। तो क्या किया, दोनों को ऐड करके 10 लाख शेयर से डिवाइड कर दिया, तो 30 पर शेयर की तुम्हारी इनकम हो गई। अब इन्होंने मतलब बेसिकली डिविडेंड हो गया, और इनकम क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो जिस साल तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस साल तुम्हें 7.5 का ही डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज तुमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। और अगले साल से, मैं इसको हटाती हूँ, रुक जाओ मुझे पूरा दिखाने दो, और अगले साल से बेसिकली जिंदगी भर तुम 30 का डिविडेंड रिसीव करोगे। तो स्टॉक की अब क्या किया, परपेचुटी का फॉर्मूला लगाया अगले साल से, और फिर इसको मैंने जैसे कल बताया था उसको 0 में लेके आए, और सीधा प्राइस आ गई ये वाली, ओके, ये सीधी प्राइस आ गई तुम्हारी। इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वही मैं तुमको बताना चाह रही थी बेसिकली। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सम कैसे सॉल्व कर सकते हो। अभी करंट प्राइस स्टॉक की कितनी चल रही है, करंट, आई वॉन्ट टू definitely change the color of the pen because it is confusing for everybody, okay। So current MPS is equal to ₹125, ठीक है ना, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, NPV निकालती हूँ, NPV ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा पता है, -175 lakhs, ओके, द होल डिवाइड बाई 1.20 जो तुम पैसा डालोगे, एंड प्लस 50 लाख। 50 लाख इज व्हाट, तुमको हर साल प्रोजेक्ट से कैश फ्लो आएगा 50 लाख का परपेचुअली, तो डिवाइड बाई 0.20 करोगे। लेकिन ये जो वैल्यू है ये टाइम लाइन पे तुम्हारे 0, 1, 2, 3, 4 एंड परपेचुटी। सो बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि -175 लाख यहाँ जाएगा, और फिर ज़िंदगी भर 50, 50, 50, 50 और 50 आएगा। तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आई, ये वाला टर्म जो फर्स्ट टर्म है तुम्हारी इक्वेशन का, और 50, ये वाला जो 50 है ना यहाँ पे, इसको 50 डिवाइड बाई मैंने 0.2 कर दिया, ओके। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि D2 डिवाइड बाई KE किया, D2 डिवाइड बाई KE किया। अगर मैं D2 को KE से डिवाइड करूँगी तो P1 आएगा, तो P1 जो तुम्हारा आएगा उसको मुझे 0 पे लाना पड़ेगा ना, तो इंटू 1/1.20। तो P1 को यहाँ पे तुमने वैल्यू निकाली
50 डिवाइड बाई 0.20, तो बेसिकली ये P1 है। ओके, अब P1 को तुम यहाँ से यहाँ लाओगे तो ये तुम्हारी NPV निकल जाएगी। तो एक मिनट, हाँ ध्यान देना, NPV निकल जाएगी तुम्हारी। अब अगर सॉल्व करते हो ना तो -1,75 नहीं 175 लैक्स है, सॉरी 175, ओके 00 एंड 000 डिवाइड बाय 175 डिवाइड बाय 1.2, ओके इक्वल टू, ये तुम्हारी मेमोरी में मैंने सेव कर दिया। अभी 50 लैक्स, एक और 50 लैक्स डिवाइड बाय 0.2 एंड अगेन डिवाइड बाय 1.2, ओके। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आया। इसमें मैं प्लस कर दूंगी ये जो तुमने वो किया था, तो मेरे को आ रहा है 62,50,000 समथिंग आ रहा है बेसिकली। इतना राउंडेड ऑफ फिगर कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है? मेरे कहीं पे कैलकुलेट पहले किया था 6249,333 समथिंग आया था। तुम्हारा कितना आया है बताना ज़रा। ये 50 लाख डिवाइड बाई 0.2 करती हूँ, ओके 50 लाख डिवाइड बाई 0.2 करती हूँ, ओके, और अगेन डिवाइड बाई 1.2 करती हूँ तो कितना आता है? हाँ ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन पहले, यस 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 यस, ओके। तो स्टोर इन 0 एंड 175 डिवाइड कितना आया? 62.50 आया, ओके। मुझे एक बार करने दो, लेट मी फिनिश, मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। तो 175, एक्चुअली आई डोंट हैव द प्रॉपर कैलसी, लेट मी कॉल समवन टू गेट द कैलसी। एक्चुअली मिलाना भूल गई स्टूडियो में। 00, ओके, माइनस डिवाइड बाई 1.2, ओके। तो ये स्टोर इन 0 एंड देन, एक मिनट दो प्लीज़, एक मिनट दो, डिवाइड बाई 0.2 अगेन डिवाइड बाई 1.2 इक्वल टू प्लस 0। हाँ 62,50,000 आया। 62,50,000 को तुम एक काम करो कि डिवाइड कर दो 10 लाख शेयर से। कितने शेयर से? 10 लाख शेयर से डिवाइड कर दो डिवाइड बाई 10 लाख, करेक्ट? कितना आया? 6.25 आया, करेक्ट ना? अब तुमको मैंने कल एक बात बोली थी, मैंने क्या बोला था तुमको कि एनपीवी एड्स अप डायरेक्टली टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तुम्हारे स्टॉक की प्राइस कितनी चल रही है? 125, और 125 में तुम 6.25 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा आंसर? ये नहीं आएगा? हाँ या ना, जल्दी बोलो। तुम्हारी स्टॉक की प्राइस चल रही है 125 और ये 6.25 कहाँ से आया? 62,50,000 को मैंने 10 लाख शेयर से डिवाइड किया तो पर शेयर एनपीवी 6.25 आया। 125 में अगर तुम 6.25 ऐड कर दोगे तो 131.25 आया क्या? I think that is why I told you कि I don't have the proper Kelsey, so I couldn't manage. Kelsey is outside my studio. I was just like doing something. So any which ways, answer आ गया ना अभी? The concept is more important here. Kelsey is I don't care about that. Yes ना? समझ में आ गया ना अभी? यानी कि वो वाला जो सम है वो हम इस मेथड से कर सकते हैं और ये वाला सम हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। दो मेथड तुमको आते हैं, दोनों सम में से कोई भी सम आया या तीसरा कोई सम सेम कैटेगरी में बनाया तो तुम दोनों में से कोई मेथड करोगे, आंसर तुम्हारा सेम आ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम एक क्वेश्चन में तो इन लोगों ने ये मेथड यूज़ किया। किड्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बच्चों को इतना थोड़ी ना वो हो पाता है कि वी आर डूइंग दिस सब्जेक्ट सिंस लाइक 20-25 ईयर्स बाय नाउ। तो बच्चा बोलता है कि मैम दोनों सम बिल्कुल सेम है तो दो मेथड क्यों यूज़ किया है? एंड दे आर नॉट एबल टू प्ले विद द फिगर्स एक्चुअली। तो मैं सोची कि बता देती हूँ, मे बी लाइक इन केस यू कम अक्रॉस दैट क्वेश्चन देन यू वुड बी सॉर्टेड। तो आई थिंक दिस इज़ लाइक वापस से मुझे लगता है अच्छा स्टार्ट था आज के लेक्चर का। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ गाइस कि तुम्हारा ये जो टॉपिक है ईएमए वाला ये ख़त्म करा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पार्ट, ओके, सो दैट आई कैन। हाँ,
तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, टेक्निकल एनालिसिस टॉपिक का नाम है, ईएमए का सम है। अभी हाल फिलहाल में भी साल भर के अंदर ही आई थिंक ये सम आया था, ओके, सिमिलर सम। तो टेक्निकल एनालिसिस, दो तरह की एनालिसिस क्या होती है, किसी स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट वर्ड शुड बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हमें निकालना है, करेक्ट है। तो दो मेथड होते हैं, ए वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, आई एम अ फंडामेंटल एनालिस्ट, एंड द अनदर कैटेगरी इज टेक्निकल एनालिस्ट बेसिकली, ओके। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है वो कैसे प्राइस निकालता है पता है तुम्हें, वो निकालता है जैसे कि जो फाइनेंशियल्स होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड डेटा ऑफ द कंपनी एंड ऑल दैट, वो सब यूज़ करके वो लोग प्राइस निकालते हैं, उसको फंडामेंटल एनालिस्ट बोलते हैं, जैसे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। एक और कैटेगरी का एनालिस्ट होता है, उसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिस्ट। वो कौन होता है, टेक्निकल एनालिस्ट वो होता है जो उसको ये भी नहीं पता होता कंपनी क्या करती है, उसको ये पता नहीं होता है, उसको कोई फाइनेंशियल से मतलब नहीं है थोड़ा भी, तो फिर वो क्या चेक करता है, वो चेक करता है स्टॉक की बिहेवियर, टेक्निकल बिहेवियर, मतलब स्टॉक ने किस प्राइस पे क्लोज हुआ, जब ये प्राइस थी तो कितनी वॉल्यूम थी, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, बेसिकली चार्टिंग ऑन अ ग्राफ, ओके। सो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तुम बोलोगे मैम ये तो बड़ा वियर्ड तरीका है ना ये पता लगाने का, नो इट इज नॉट अ वियर्ड मेथड, आई टेल यू द लॉजिक बिहाइंड इट। द लॉजिक इज दैट, ऐसा बोलते हैं that basically stock market is nothing but a reflection of human psychology। तो अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी फॉलो पैटर्न्स, ओके, अगर आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हो, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान इन अ गिवन सिचुएशन एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करता है, आप उसके बिहेवियर का पैटर्न अगर पता कर लोगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि स्टॉक की प्राइस जब ये होगी तो क्या करेंगे इन्वेस्टर्स, और ये होगी तो क्या करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे। दैट इज द अंडरलाइंग लॉजिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली। सो इन लोग को ये पता नहीं होता कंपनी क्या करती है, ये सिर्फ डेटा देखते हैं, प्राइसेस एंड वॉल्यूम, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखते ये लोग। एंड लेट मी टेल यू, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, maybe more than fundamental analyst at some point of time। मैं without wasting your time too much in the category, करेक्ट, समय बर्बाद नहीं करती हूँ, तो मैंने ये यहाँ पे दिया हुआ है, तुम देखो डेफिनेशन ये पढ़ लेना। तो टेक्निकल एनालिसिस में एक मेथड या टूल होता है जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेजेस। अब बोले मैम मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज कैसे होता है कि सपोज करो कि स्टॉक की प्राइस है 100, फिर हो गई, अगले दिन हो गई 110, फिर हो गई 105, और फिर अगले दिन फिर से 120 हो गई, और उसके बाद वापस से प्राइस हो गई 115 एंड सो ऑन, मे बी लाइक वापस से 130 हो गई एंड सो ऐसे करके। तो मूविंग एवरेजेस क्या होता है, ये लोग क्या बोलते हैं कि आप जब डेली स्टॉक प्राइसेस देखते हो ना तो आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आता, बिकॉज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। मूविंग एवरेज का मतलब होता है आप मूविंग एवरेज कितने भी डेज का बना सकते हो, मतलब आप 5 डेज मूविंग एवरेज बना सकते हो, आप 10 डेज मूविंग एवरेजेस बना सकते हो, आप कोई भी आप डेज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर 90 डेज मूविंग एवरेज, ओके। तो मूविंग एवरेज में बेसिकली क्या करना होता है, सपोज मैं इस क्वेश्चन को लेती हूँ और 5 डेज मूविंग एवरेज तुमको बनाने को बोलती हूँ, तो तुम क्या करोगे पता है, तुम इसको 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 और इसको, कहाँ गया वो, इसको 5 है ना, 3 4 5, हाँ ये पांचों को तुम ऐड करोगे, ओके, करते हैं ना ऐड अपन, चलो ऐड करके बताओ, टू ऐड करके 5 से डिवाइड करो, मेरे को वैल्यू बताओ फटाफट करो। 100 प्लस 110 प्लस 105 प्लस 120 प्लस 115, द होल डिवाइड बाई 5 विल गिव मी 110। तो यहाँ पे ये 5 डेज मूविंग, इसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। अब क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, अब क्या करेंगे 110 प्लस 105, अगर ये नहीं पता होगा ना तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तुमको समझेगा ही नहीं, ये सबसे खास बात है। प्रॉब्लम है कि बच्चे सिर्फ ये क्वेश्चन रट्टा मार के चले जाते हैं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं, पता करो जिंदगी में, सिर्फ उस पे ही नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। क्या बोला मैंने, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। बट डोंट मग अप द क्वेश्चन, नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली, बिकॉज थोड़ा भी हिलाया क्वेश्चन को एंड यू हैव लॉस्ट द गेम, ओके। तो क्विकली अभी देखो मैं कैलकुलेशन भूल गई ना, सो 110 प्लस 105, ओके, प्लस 120 एंड प्लस 115 एंड प्लस 130 डिवाइड बाई 5 विल गिव मी 116।
ओके अब ये डेटा लेते जाओ सिंपल। अब क्या होगा कि तुमने इसको प्लॉट किया ना तो मुझे ऐसी वाली चीज़ मिली जो दिख रही है तुमको। अगर मैं ये कॉलम को प्लॉट करूँगी तो थोड़ा सा शायद ऐसा मिलेगा। आरंट यू एबल टू सी अ बेटर सिनेरियो ऑफ द मार्केट? हमें ज़्यादा अच्छा मार्केट नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट कहाँ जा रहा है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं, 5 days मूविंग एवरेज, देन 50 days मूविंग एवरेज, 180 days मूविंग एवरेज, एंड लेट मी टेल यू these simple moving averages also act like support and resistance। मतलब स्टॉक अपने 90 डे के एवरेज के ऊपर चला गया, मतलब स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है। स्टॉक अपने 180 डेज के एवरेज के नीचे चला गया, मतलब 6 महीने से जो बिहेवियर दिखा रहा था उसको तोड़ के मार्केट से स्टॉक नीचे चला गया। मतलब क्या, स्टॉक काफ़ी नीचे जाने वाला है, बिकॉज जो सेलर्स हैं उनको पुल कर रहे हैं स्टॉक को नीचे। दैट वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं मूविंग एवरेजेस बना के। ओके अब मैं और डिटेलिंग में नहीं जा रही। तो एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है मूविंग एवरेजेस की बात कर रही हूँ। तो एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज जो मैंने तुमको बताया, और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज के साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज करो मैं 100 डेज का मूविंग एवरेज बनाती हूँ तो 100 दिन में पहली जो प्राइस है और 100 वाली जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, पुरानी प्राइस हो गई वो बहुत। लेकिन हम एवरेज करते हैं तो क्या करते हैं, सबको बराबर वेट दे देते हैं। अगर तुम 100 प्राइसेस को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे तो क्या होगा, तुमने पहली वाली प्राइस और 100 वाली प्राइस को तुमने बराबर इंपॉर्टेंस, बराबर एवज तुमने दे दिया, इंपॉर्टेंस दे दिया बेसिकली। तो ये तुम्हें बहुत रिसेंट डेवलपमेंट स्टॉक का नहीं दिखा पाता। इन ऑर्डर टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालते हैं। ओके तो आई होप गाइज यू आर गुड ऑन दिस। ये डेटा दिया हुआ है, फटाफट सम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पेपर में आया था, वापस आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उनके नज़र में अगर ये टॉपिक आ चुका है तो वापस आएगा। एक बात का ध्यान रखना है तुमको, सिर्फ क्वेश्चन करती हूँ तो बातें जो होंगी वो साथ में बोलती चली जाऊंगी। यस ये क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड। द 30 days सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसेक्स कैन बी अज्यूम्ड एज 15,000। एक बात और सुनो, पता नहीं मेरे से इतनी सारी बातें हैं ना, कैसे बोलूँ मैं इतने कम समय में, मेरे को वही समझ नहीं आती कई बारी। जब तुम ईएमए कैलकुलेट करोगे ना तो दो तुम्हें चीज़ें लगेंगी। ओके एक होगा ओपनिंग वैल्यू और एक होगा अल्फा की वैल्यू। ये दो एक क्वेश्चन के अंदर में हो सकता है दोनों देंगे, हो सकता है दोनों भी नहीं देंगे, हो सकता है एक देंगे, यानी 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनती है। ओपनिंग वैल्यू और अल्फा दोनों देंगे, बताती हूँ क्या होता है दोनों, रुक तो जाओ 2 मिनट। ओके या दोनों, लेकिन तुमको दोनों कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर वो तुमको ओपनिंग वैल्यू ईएमए कैलकुलेट करने के लिए नहीं देते हैं तो तुम सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करके अपनी ओपनिंग वैल्यू शुरू करोगे। अल्फा नहीं दिया है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पता है तुम्हें? एनीबडी इन द क्लास अल्फा का एक फॉर्मूला बताया है क्लास में, याद है? बताओ जल्दी। एक्सपोनेंट बोलते हैं, यस इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, दिस वन 0.062। टू बाई एन प्लस वन, दैट इज करेक्ट। सो 2 बाई एन प्लस वन वेयर n इज नथिंग बट दिस डेटा। ये जो डेटा है ना तुम्हारा ये वाला, बट अभी सम कैलकुलेशन करूँगी समझ जाएगा तुमको। तो 2 डिवाइड बाई 30 प्लस 1, तो 2 बाई 31। तो सम में अगर नहीं दिया है तो इस तरह से कैलकुलेट तुम कर सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं, अभी सम में दिखाती हूँ क्या चल रहा है तुम्हारे, तब सारी बातें समझेगी। ये तुमको प्राइसेस दे रखी हैं, इसमें ना 2 तरह के सम आ सकते हैं, मैंने क्लास में बताया वैसे रेगुलर बैच में। ओके और स्विफ्ट प्रोग्राम के बैच और रैपिड बैच में मैंने बताई ये बातें, यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर करो, सपोज करो कि ये मैं तुमको सम देती हूँ, ये हटा रही हूँ मैं, हाँ ये तुमको मैं सम देती हूँ, सपोज करो ये सारे सम्स तुमको मैं देती हूँ। ओके और मैं तुमको बोलती हूँ कि ये वाले फिगर्स का तुमको ईएमए निकालना है। तो 5 days मैंने बोला तुमको, तो 2 बाई 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 6 करोगे ना तो 0.33 तुम्हारा एक्सपोनेंट हो गया। लेकिन सम में ओपनिंग ईएमए नहीं दिया हुआ है, देखो यहाँ पे तुमको ओपनिंग ईएमए चाहिए होगा जो कि दिया हुआ नहीं है सम में मैंने। ओके और तुमको मैं बोल रही हूँ 5 days ईएमए का टेबल बनाओ,
तो मैंने एक्सपोनेंट भी नहीं दिया है तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और ओपनिंग ईएमए नहीं दिया, उसके लिए क्या करोगे, इफ ओपनिंग ईएमए इज नॉट गिवन टू यू देन कैलकुलेट 5 days एसएमए एंड यू कैन यूज दैट एज ओपनिंग ईएमए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे 1 2 3 कितना आया था, 3 4 5, ओके, तो 110 आया था, ये तुम्हारा ओपनिंग ईएमए हो गया। ओके, उसके बाद अब देखो सम, अब देखो नोटिस करना कि इस केस में मेरे ये जो एग्जांपल मैं कर रही हूँ, इस केस में सम तुम्हारा यहाँ से शुरू हुआ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी बिकॉज अपने पास ओपनिंग ईएमए नहीं दिया था, लेकिन इसमें सम यहाँ से शुरू हो गया, सम यहाँ से शुरू हो गया। बताओ क्यों यहाँ से सम शुरू हो गया, ऊपर गैप से शुरू हुआ, यहाँ पे फर्स्ट से शुरू हो गया, क्यों? लॉजिक बताओ फटाफट। कोई बताएगा प्लीज लॉजिक, क्यों ऐसा हुआ? जल्दी बोलो, बहुत सारे सम्स करने हैं। एग्जैक्टली कृति, क्योंकि बिकॉज ओपनिंग ईएमए सम में दिया हुआ है तो पहले दिन से ही चालू हो गया। केयरफुल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तुम्हारे आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर में, लेकिन मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग, ओके, सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं। देखो मैं, बच्चे जो बोलते हैं मैम आपको क्या लगता है, तो मैं एक क्वेश्चन उठाती हूँ और मैं कराती रहती हूँ 10 साल तक, क्योंकि मेरे को ना ये फीलिंग स्ट्रांग रहती है कि ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। अब किसके टर्म में आएगा मैं ये नहीं कह सकती, ओके, तो दैट वी यू शुडंट बी, दैट इज व्हाई आई थॉट थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं, ऐसा। सो अ बिट हिंदी इज बेटर इन दिस, दैट सम थिंग्स आर एग्जैक्टली करेक्ट 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 करेक्ट। तो 15,000 तुमने ओपनिंग, ध्यान देना सब लोग केयरफुल, तो तुमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ओपनिंग ईएमए तुमने लिया है, करेक्ट है। तो 14,000 माइनस, देखो 1 - 2 लिखा हुआ है, ये माइनस, और अल्फा से मल्टीप्लाई करो और क्लोजिंग ईएमए की वैल्यू, फॉर एग्जांपल -29.64 आया ना, तो -29.64 को 15,000 में एडजस्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देखो कितनी अच्छे से लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ओके। एंड फिर उसके बाद तो तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, दैट ईएमए में सिर्फ इमीडिएट बिफोर वाले डेटा को कंसिडर कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई EMA is considered more scientific than SMA because EMA considers latest and recent data whereas SMA considers too much old data. Okay, तो तुमको ध्यान क्या रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, they can provide you with EMA, opening EMA, they can provide you with alpha, दोनों नहीं दिया है, तुम दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। Are you good guys? Okay, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन, सिमरनजीत सिंह इज एक्चुअली सिटिंग फॉर दिस क्वेश्चन सिंस लाइक कल से बेचारा बैठा है हाथ बिल्कुल दिल थाम के कि मैम ये टॉपिक कब कराएगी। ओके ओके, तो वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर May 24। वाई आई टेल यू, ओके, ऐसे तो ये इक्विटी का क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें बहुत एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो बच्चा May 24 और उसके आगे पेपर देने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रीज़न पूछो क्यों? रीज़न इसलिए क्योंकि तुम्हारे एडवांस कैपिटल बजटिंग या रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग ऐड हो गया है सब्जेक्ट के अंदर में, ओके, दैट वन एक्स्ट्रा टॉपिक। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है जब तुम्हारे करिकुलम में कैपिटल बजटिंग सीए फाइनल में था तब का क्वेश्चन है, और वो मैंने इक्विटी में डाला था क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो एसेट बीटा का कॉन्सेप्ट ही बहुत खतरनाक है, वो किधर भी पूछते हैं। तो आई जस्ट एडेड वन टॉपिक, बट दिस टॉपिक वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर May 24। पर कसम खाओ वो सारा बच्चा जो नवंबर 23 में लिख रहा है एग्जाम, वो May 24 नहीं लिखेगा, कसम खाना है खुद से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आई मीन जस्ट बी ओपन, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, सबसे अच्छा वाला कदम अपना आगे रखो, ओके। बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी हमारी किस्मत, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। गिव योर बेस्ट शॉट। चलो अभी मुझे लगता है मुझे शीट पे आना पड़ेगा वरना मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज सिमरनजीत सिंह ने बोला कि मैम ये टॉपिक आप डिटेल में लेना और मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी।
कसम खा लो कसम, आमीन। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, मैं तुमको क्या बोलूं, एनीवेयर दे कैन आस्क यू दिस कॉन्सेप्ट। प्रोजेक्ट बीटा, फटाफट करते हैं, हाँ, तो टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे। और एसेट बीटा, फिर क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे अपने लोग। ओके, मैंने वो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वाला क्वेश्चन ले लिया है। ओके, पिक्चर क्लिक कर लिया, देख के बता दूंगी। प्रोजेक्ट बीटा और एसेट बीटा, एसेट बीटा। ओके, नाउ ये क्या है, सुनना ध्यान से। ओके, तो बेसिकली वेयर डू वी यूज इट, कहानी सुनो, कहानी सुनोगे तो मजा आएगा बहुत ज़्यादा। तो मान लो कि ये स्टोरी मैं क्लास में भी बोलती हूँ काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मुझे ये स्टोरी अच्छी लगती है एंड इट इज़ ईजी फॉर मी, मैं स्ट्रेस नहीं लेती बिकॉज इट इज़ वर्किंग वेल। तो एक ऐसी मैंने एक बिजनेस डाला है। किस चीज़ का बिजनेस भाई, बोलो जल्दी जल्दी। You will be CA in this attempt. Yes, manifestation बोलते हैं उसको। You will be CA in this attempt, and we make sure, guys, all the people who are there on the group and all the people who are out there keeping some kind of trust on me, I just wish all the best to all of you, that all of you are able to clear this exam. November 23 should be your last attempt. भगवान ऐसा करे, बाकी I mean leave on God, like we cannot control everything in this world and it is okay. कोई बात नहीं है, शांति रखो, अपनी मेहनत पूरी करो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सबकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे सब कुछ आता है, हमारे नहीं आता, सबके आता है, बहुत कुछ आता है। मैं तभी तुमको मेरी स्टोरीज़ ही नहीं पता है कुछ भी, जब तुमको मैं कभी, और मैं ऐसे पब्लिकली बोल भी नहीं सकती बहुत सारी बातें तो, लेकिन कितना मुश्किल हुआ होगा। नहीं, ऐसा कोई मैं एहसान नहीं किया किसी ने, ये मेरी चॉइस थी कि मुझे ज़िंदगी में ये रास्ता उठाना था। तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि CA फाइनल में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई लेडी फैकल्टी नहीं है। नाम है तो बताओ सोच के। CA फाइनल में FR, SFM, कॉस्टिंग एंड DT में कोई भी लेडी फैकल्टी पैन इंडिया बेसिस पे नहीं है। बस उस बात से अगर वो चीज़ सोचोगे ना, तुमको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ हार्डवर्क, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं हार्डवर्क, वो ज़िंदगी चलती चली गई, अभी भी चल रही है। चलो, यस, हाँ, सीमेंट वाला रजनी की सिंह मैम, सीमेंट वाला एग्जाम्पल ले लो। चलो ठीक है, सीमेंट का, बिस्किट का लेते हैं, बिस्किट एग्जाम्पल बेस्ट होता है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं एक बिस्किट का प्लांट डालूंगी, बिस्किट का बिजनेस डालूंगी। ओके, और मेरी कंपनी की कोई लिस्टिंग नहीं हो रखी है, और मैं तुम लोगों को बोलती हूँ भाई मेरी कंपनी में तुम लोग पैसे इन्वेस्ट करो। तो तुम बोलोगे ना एज इक्विटी शेयर होल्डर कि मैम आप कितना रिटर्न मुझे दोगे, पूछोगे ना कैसे मुझे पैसा दे दोगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं करता कोई, फिनेंस पढ़ रहे हो, फिनेंस जैसे सोचोगे, राइट। लेकिन मैं भी नहीं बता पा रही कि मैं कितना रिटर्न दूंगी, क्योंकि मैं कुछ और बिजनेस पहले करती थी। ओके, सीमेंट बिजनेस सेम, करेक्ट। ओके, तो नाउ मैं क्या बोल रही हूँ तुमको, अभी मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें कि अब मैंने क्या किया, 3 प्रॉक्सीज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मार्केट से, पार्ले जी, सनफिस्ट, ब्रिटानिया। ठीक है, 3 कंपनीज को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो तीनों कंपनीज इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे क्या निकालना है पता है, CAPM मॉडल इसमें यूज होता है, CAPM मॉडल यूज होता है। और CAPM के लिए RE और KE इज इक्वल टू RF प्लस RN माइनस RF the whole into बीटा ऑफ इक्विटी। बी केयरफुल हियर, बीटा ऑफ इक्विटी यहाँ पे आ गया, करेक्ट है। नाउ मैं तुमको क्या बोल रही हूँ कि ये हमको दिया हुआ है सम में, ये तुमको दिया हुआ है, और या फिर रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, तो नथिंग टू बॉदर। बट अगर मुझे, मैंने क्या एग्जांपल दिया, मेरी बिस्किट का बिजनेस है और मैं तुमको बोल रही हूँ भाई मेरे बिजनेस से पैसा लगाओ, तो आप पूछ रहे हो मेरे को मैम आप कितना रिटर्न दोगी, मुझे भी नहीं पता, बिकॉज मैंने कभी बिजनेस पहले किया ही नहीं है बिस्किट का, मैं पहली बार कर रही हूँ। ओके, उस केस में गाइस अब मैं कैसे पता करूं, इस पूरी क्वेश्चन के अंदर मुझे पता एक्चुअली क्या करना है, मुझे पता करना है इसके बारे में। तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट बीटा, एसेट बीटा। ओके, अब मैं क्या करूंगी, 3 प्रॉक्सी मैंने लिए, कंपनी A, कंपनी B और कंपनी C। तीनों का मैंने बीटा ऑफ इक्विटी, बीटा ऑफ इक्विटी, बीटा ऑफ इक्विटी मैंने निकाल लिया। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू तुमको पता होना चाहिए कि बीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ ये तीनों कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अगर तुम्हारे पास 5-5, 10-10 साल का डेटा स्टॉक प्राइस का तीनों कंपनी का होगा तो तुम बीटा कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बीटा ऑफ इक्विटी निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सपोज करो कि ये, अरे सीधी लाइन नहीं आती, अब ये एक तुम्हारा बैलेंस शीट है, यहां पे है तुम्हारी इक्विटी, तो ये हो गया BE, और यहां पे है तुम्हारा डेट, वो हो गया BD, और यहां पे तुम्हारा है एसेट्स, और वो हो गया BA। ध्यान देना, सारा कनेक्शन आएगा तुमको।
Correct. Now, this is basically beta of liabilities and this is beta of asset. Okay. Ideally, the risk involved, मतलब जो आदमी पैसा लगा रहा है, तुमको ये बात पता है ना कि अगर तुमने मेरी कंपनी को अगर तुमने बिस्किट के बिजनेस में पैसा लगाने को दिया है तो मैं उस पैसे को डाइवर्ट नहीं कर सकती. दैट मीन्स जो पैसा देने वाला है बंदा, जो पैसा देने वाला बंदा है, उसके दिमाग में जो रिस्क परसेप्शन चल रही है बिजनेस के अंदर और जिस बिजनेस में पैसा जा रहा है वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए. करेक्ट है. दैट मीन्स बीटा ऑफ लाइबिलिटी शुड बी इक्वल टू बीटा ऑफ एसेट. करेक्ट. आइडियली. अब ये दो हैं. कैन आई राइट W ऐसे लिखो क्या? देखो तो अच्छा लगेगा तुम्हें. ये D बाई डी प्लस ई, वेट है ये. ओके. इंटू WD प्लस E बाई डी प्लस ई इंटू WE. करेक्ट है. ये तो नॉर्मल है. शुड बी इक्वल टू BA. खत्म हो गई बात. अब नाउ, अब मैंने गलत लिखा, एक ही चीज को दो बार लिख दिया. बीटा ऑफ डेट एंड बीटा ऑफ इक्विटी. अब ये सही हुआ. ठीक है. एक ही चीज को मैंने दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं. नाउ बीटा ऑफ डेट जीरो मानते हैं, बीटा ऑफ डेट जीरो मानते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है जीरो मानते हैं. पोर्टफोलियो में सम कराऊंगी जहां बोलेंगे बीटा ऑफ डेट जीरो नहीं है. कोई ज़रूरी थोड़ी है बीटा ऑफ डेट. लेकिन इन कुछ भी सम में नहीं बोला तो क्या करोगे? लेने वाले को डर नहीं, देने वाले को डर नहीं. देने वाले को डर क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है ये लोग पैसा वापस नहीं करेंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे, एसेट बिकवाएंगे और पैसा निकालेंगे. लेने वाले को डर नहीं कि कल को वापस करने गए तो बोलेगा अरे रेट इतना नहीं इतना दो, पहले से बात हो चुकी है. दैट इज वाई रिस्क फ्री एंड हेंस बीटा ऑफ डेट इज जीरो. कुछ सम में नहीं बोला तो, अगर बोला तो पोर्टफोलियो में डील करूंगी, अभी फिलहाल नहीं. ओके. तो अगर ये इसको मैं ज़ीरो बना दूं, अगर मैं इसको ज़ीरो बना दूं गाइस, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो गया. बच गया क्या? E डिवाइड बाई डी प्लस ई इंटू BE इक्वल टू BA. ओके. नाउ BE इक्वल टू BA. ओके. इंटू D प्लस E डिवाइड बाई E. ओके. अगेन BE इक्वल टू BA, यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस D बाई E. ओके. नाउ अगेन डेट ब्रिंग्स यू टैक्स बेनिफिट, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है BA 1 माइनस D बाई E इंटू 1 माइनस T. ये फॉर्मूला मैं उन बच्चों को नहीं बोल रही जो बच्चे मेरे हैं, मेरे मतलब सारे मेरे ही हैं, जिन बच्चों ने मुझसे क्लास ली, बिकॉज पढ़ाया इसलिए वो समझना ज़रूरी है मुझे कि कौन से बच्चे को समझा. तुमने ये फॉर्मूला बच्चे लोग देखा है पहले? ये फॉर्मूला तुमने देखा है या नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो तुम बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में चल रहे हो लाइफ में. ये फॉर्मूला देखा है तुमने? हैव यू सीन? तुम्हारे क्वेश्चन है मर्जर एंड एक्विजिशन में. ओके. उस क्वेश्चन में 2010 में वो क्वेश्चन आया था जिसके अंदर वो लोगों ने तुमको BA निकालने को, तुमको प्रॉक्सी का डेटा दे रखा है. ओके. तो वहां पे मैं दिखाऊंगी मर्जर आएगा तो वो क्वेश्चन. ये फॉर्मूला देखा है तुम लोगों ने? देखा है. वेरी गुड. देखा है. ओके. अब कहानी यहां पे एक ट्विस्ट लेगी, तुम्हारी कहानी यहां से एक ट्विस्ट लेगी. ट्विस्ट क्या लेगी वो सुनना. एक कंपनी के अंदर में एक इक्विटी शेयर होल्डर को दो तरह के रिस्क की फीलिंग आती है. ओके. कौन सा रिस्क मैम? एक रिस्क है मेरा, मैं इक्विटी, तुम इक्विटी शेयर होल्डर, तुम मेरे कंपनी में पैसा लगाने वाले हो, तुमको दो तरह के डर है. नंबर 1 बिजनेस का डर, बिस्किट के बिजनेस में पैसा डालें क्या नहीं डालें. तो ये जो रिस्क, इसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क. ये रिस्क जितने भी लोग उस इंडस्ट्री के अंदर में होंगे उनको वो बिजनेस रिस्क फेस करना पड़ेगा. सप्लायर्स का रिस्क, रॉ मटेरियल का रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क, फलाना रिस्क, ढिम का रिस्क. दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क, मतलब जिस हिसाब से मैंने डेट ले रखा है उस हिसाब से तुम इक्विटी शेयर होल्डर, जितना ज़्यादा डेट लूंगी
सिचुएशन तुम्हारे लिए उतनी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि अगर कंपनी ने 2-4 साल अच्छा काम नहीं किया और मैं ब्याज नहीं दे पाई, तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे घसीट के कोर्ट में लेके जाओगे और तुम्हारा डेट वाले लेके जाएंगे, तुम नहीं लेके जाओगे, और तुम्हारा पैसा बिना तुम्हारी गलती के डूब जाएगा। तो मैं जितना ज़्यादा डेट लूंगी, इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ेगा। यार ये तो डेट लेता जा रहा है, तो अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कंपनी को ताला लगवा देंगे लोग, मेरे पैसे भी डूब जाएंगे। सो 2 types of risk: business risk, financial risk. Okay, business risk is common for all the players in the industry. Financial risk would be unique from person to person. Okay, now look at that. Here this part is business risk and this part is financial risk. अब तुम क्या करोगे? सिमरनजीत सिंह, समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब तुम क्या करोगे कि वो जो 3 कंपनी थी ना, ए, बी और सी, ये तीनों कंपनी के बीई में से उनका फाइनेंशियल रिस्क को तुम निकाल दोगे, ये निकाल दोगे। इसको अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो निकल गया, क्या बचा? बीए, यानी बीए ऑफ पार्ले जी, बीए ऑफ सनफिस्ट, बीए ऑफ ब्रिटानिया, निकल गया। इंडस्ट्री तीनों को टोटल मार के 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज, इंडस्ट्री एवरेज बिजनेस रिस्क, एवरेज भी आ गया। और उसमें मैं अपना डेट इक्विटी रेशियो लगा करके बीई कैलकुलेट कर दूंगी, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ में उसको सब्सटीट्यूट करूंगी, केई मिल गया। बैंक से लोन ले रहे हैं तो केडी मिल गया। जिस हिसाब से पैसा डालोगे बिजनेस में, रेट्स मिल गए, टैक्स का रेट तुमको पता है, तुमने कैसे निकाल लिया। नया जो बिजनेस मैंने सेट किया उसकी डिस्काउंटिंग करूंगी, एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो धंधा लगाऊंगी, एनपीवी नेगेटिव आएगी तो धंधा नहीं लगाऊंगी, खत्म। बोलो अभी कैसी रही? कसर रही मत बोलना मेरे को, ठीक है, बिकॉज मैंने अच्छा बोला। करेक्ट। नाउ एक्स लिमिटेड, फटाफट क्विकली, नाउ इट विल नॉट टेक टाइम गाइज, क्विकली लेट्स मूव ऑन। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, उसके बाद सिर्फ हमें सम्स करने हैं, सो वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम एक्चुअली, बिकॉज सम्स करने में समय नहीं जाएगा, फटाफट समझा दूंगी मैं तुमको। नाउ एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली ऑपरेट्स, कल फॉरेक्स शुरू हो रहा है, कमर कस के तैयार रहना। एक्स लिमिटेड प्रेजेंटली ऑपरेट्स इन अ सीमेंट इंडस्ट्री विथ अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1। देखो डेट इक्विटी रेशियो ये D/E है, ध्यान देना। Okay, its cost of debt and equity are 13 and 17 respectively. It is subject to tax rate of 30%. Okay, it feels that the growth rate in cement business is going to be low or moderate. It is therefore decides to strategically diversify into the new emerging biotechnology sector. बहुत different businesses हैं. The projected cash flows from the long-term funds point of view for this new biotech, ये तुमको cash flows दे रखा है biotech business का, लेकिन NPV निकालोगे कैसे? तुम्हारे पास तो केसी ही नहीं है, और केसी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको? WD चाहिए, WE चाहिए, KE चाहिए और KD चाहिए। अब सम में ये बोला है 170 करोड़ का बिजनेस है और उसका डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है, यानी 3/4 एंड 1/4 वेट्स हो गए। WD 3/4 एंड WE हो गया 1/4। ओके, नाउ केडी तो बैंक से पता चल जाएगा, बैंक के पास जाके पूछेंगे भाई बायोटेक का बिजनेस लगाना है, ये कैश फ्लोज हैं, बताओ कितने में लोन दे दोगे? तो बैंक ने बोला ठीक है लेके जाओ 16% में, वो केडी भी मिल गया। टैक्स रेट तुमको पहले से पता है तुम्हारी कंपनी को क्या एप्लीकेबल है, करेक्ट है। अब प्रॉब्लम आ गई केई की। केई हाउ टू कैलकुलेट? सम के अंदर आरएफ दिया हुआ है और रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, चाहिए क्या? बीटा ऑफ इक्विटी। और 2 कंपनी दे रखी है, 2 कंपनी, क्या नाम है कंपनी का? भारत बायोटेक एंड ग्रैन्युलर, ये प्रॉक्सी कंपनीज है। समय देखो बीई दोनों का दिया हुआ है, ये बीई दिया हुआ है और ये भी बीई दिया हुआ है, राइट। फॉर्मूला सेट करेंगे, फॉर्मूला सेट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है। वी रिक्वायर केई फॉर कंप्यूटिंग केसी, इन ऑर्डर टू डू दैट वी वुड फॉलो CAPM। तुमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ये फॉर्मूला डाला तुमने और तुमने भारत का डेटा डाला, तो 2.2 डाला, BA छोड़ दिया, BA तो है ही नहीं, वो तो फाइंड आउट करना है। ये तुमने पूरा डेटा डाला, ये आ गया 0.84। सिमिलरली तुमने ग्रैनुलर का भी निकाल लिया, दोनों को तुमने वेटेड एवरेज कर दिया, बिकॉज सब में बोला उन्होंने वेटेड एवरेज करने के लिए, वेट्स दिए हुए सब में। तो इंडस्ट्री एवरेज 0.74 आ गया। अब अपन इंडस्ट्री एवरेज बिजनेस रिस्क के अंदर में खुद का लेवरेजिंग इम्पैक्ट डाल दिया और बीटा आ गया। केई कैलकुलेट किया, केसी कैलकुलेट किया और डिस्काउंटिंग कर दी और बहुत ही गंदा आंसर आया है। तो कंपनी को बोलते हैं बॉस आप सीमेंट पे फोकस करो, आपको बायोटेक में वेंचर नहीं करना चाहिए। समझा या नहीं समझा? फटाफट बोलो।
आई थिंक दे आर गुड. वी आर डन विथ ऑल दिस टॉपिक्स. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हुए, मैं वो फटाफट तुमको करा देती हूँ और फिर तुम बैठ के अपनी पढ़ाई पे लग जाओ. ओके, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. समझाना सबको अच्छे से समझा. चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू हो रहा है तुम्हारा. ये सम है लेंडिंग ऑफ द स्टॉक. पहले स्टोरी सुनो कि क्या होता है. क्या होता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ. ओके, मैं एक इन्वेस्टर हूँ. तो बेसिकली मेरे पास स्टॉक्स मेरे डीमैट में रखे हुए हैं. अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, सम में कुछ समझेगा नहीं, याद कितना करोगे तुम. तो मेरे पास में स्टॉक्स रखे हुए हैं. ओके, तो अब ये स्टॉक्स को, ये ऑफिशियल होता है. ओके, अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर अकाउंट जीरोधा में है तो मैं तुमको बता सकती हूँ कि जीरोधा के थ्रू तुम अपने स्टॉक को किसी को लेंड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कि तुम मान लो कोई भी सपना अग्रवाल है क्या आज यहाँ पे? सपना अग्रवाल है? नहीं है. आस्था, चलो मैं आस्था का नाम लेती हूँ, किसी का भी. सब बच्चे उतने प्यारे हैं, जो सामने नाम दिखा पहले नज़र पड़ी उसका नाम ले लिया. ओके, तो आस्था के पास में 1000 रिलायंस के स्टॉक पड़े हुए हैं. ओके, अब आस्था को मन कर रहा है कि मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा इनकम कमाऊं. तो और मैं कौन हूं? मैं शॉर्ट सेलर हूं. तो मैं क्या करूंगी कि मैं आस्था से 500 स्टॉक बोरो करके मार्केट में सेल कर दूंगी और बाद में खरीद के आस्था को वापस कर दूंगी. इसको बोलते हैं स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग. ओके, ये ऑफिशियल होता है. देयर इज अ इंस्टीट्यूशन विच इज कॉल्ड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SHCI. बट मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती गाइस, बिकॉज एग्जाम का टाइम है. एक्स्ट्रा डिटेलिंग से दिमाग घूमता है तुम्हारा. एग्जैक्टली. ओके, नाउ तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तुमको समझा कि भाई किसी के पास में अगर स्टॉक डीमैट में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ा हुआ है तो वो एक ट्रेडर को, मैं एक ट्रेडर हूं. ओके, मेरे पास स्टॉक नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा. मेरे पास तो स्टॉक है नहीं, मैं तुमसे स्टॉक बोरो करके मार्केट में सेल कर दूंगी और जब स्टॉक नीचे चला जाएगा तो उसको वापस खरीद के तुमको वापस कर दूंगी. रेंटिंग जो खर्चा होगा वो मैं तुमको दे दूंगी. तुम भी खुश, तुमने एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए. ये एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग का. बट ये कोई चुपचाप से नहीं होता, ये प्रॉपर होता है. जीरोधा में भी जाके कर सकते हैं. द ओनली कंडीशन इज दैट कि जो लेंड करना चाहता है बंदा वो 1 लाख से कम वर्थ के स्टॉक्स लेंड नहीं कर सकता और स्टॉक का नंबर भी 500 होने चाहिए. तो वी आर नॉट गेटिंग इन टू दैट. सम पढ़ती हूँ, इट इज़ अ वेरी गुड सम एंड इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी के एग्जाम. काफ़ी अच्छा सम, पहले कभी ऐसा सम देखा नहीं मैंने. मिस्टर ए इज होल्डिंग 1000 shares of face value of ₹100 each, ABC Limited. He wants to hold these shares for long term, okay, and has no intention to sell. On 1st of January, Astha is saying, so you should be ready. So I will finish your exam, then I will help you out on that. Don't worry, Astha. Okay, अगर जीरोधा में काउंट है तो हो जाएगा तुम्हारा. And have no intention to sell. Good enough. Okay. On January 2020, careful रहना. On January 2020, MSXYZ Limited has made short sales of MSABC Limited, okay, shares and approached Mr. A to lend his shares under stock lending scheme with following terms. Okay, shares to be borrowed for 3 months from 1/1 यानी 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक. चलो ठीक है, सबका एक साथ ही करा देंगे. ओके, लेंडिंग चार्जेस और फीस. लेंडिंग, अभी कौन है जय हिंद कर रहा है ग्रुप में, उसको बोलो इधर आके पढ़ने के लिए. लेंडिंग चार्जेस, फीस ऑफ 1% टू बी पेड एवरी मंथ. बोलो हम सब वहां पे, तू इधर क्या पे जय हिंद कर रहा है. एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक कोटेड. लेंडिंग फीस ऑफ 1% टू बी पेड एवरी मंथ. ये भाड़ा हो गया, रेंट हो गया मेरे स्टॉक का. ओके, मतलब तुम्हारे स्टॉक पे मैं, जो भी बंदा बोरो करेगा वो 1% क्लोजिंग प्राइस ऑफ एवरी मंथ पे करेगा, हर महीना पे करेगा 1%. ओके, बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज कोलेटरल फॉर द वैल्यू एज ऑन 1/1/2020. अगर 1000 की प्राइस थी, ये दिख रहा है तुमको, कोलेटरल, क्यों कोलेटरल की बात आ रही है भाई, मैंने तुमसे स्टॉक लिए, मैं भाग गई तो मेरे बिहाफ में बैंक तुमको गारंटी देगा कि ये अर्चना खेतान नहीं भागेगी. ओके, लेकिन मुझे बैंक को उसका ब्याज देना पड़ेगा उस बैंक गारंटी का. ओके, ये बात हो रहा है. तो सम जब देखोगे तो बिल्कुल समझ जाएगा तुमको. समझ में आई सारी बात. बेसिकली तुमसे मैं स्टॉक लूंगी, शॉर्ट सेल करूंगी, इसके बदले में तुमको हर महीने 1% का तुमको लेंडिंग कॉस्ट दे रही हूं.
और वो लैंडिंग कॉस्ट किस पे एप्लीकेबल होगा, देखो यहाँ पे वो हर सम अलग होगा, वो इस पे एप्लीकेबल होगा, इस पे होगा और इस पे होगा, ओके। और बैंक गारंटी होगी, कितने शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, 1000 शेयर्स। सो 1000 इंटू 1000 निकाल लेना, जो भी वैल्यू होगी उस पर 8% का ब्याज लगाओगे 3 महीने के लिए, वो बैंक गारंटी। अभी सम में उन्होंने क्या क्या पूछा है, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ ये दिया हुआ है सब में बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू, समझ रहे हैं ना गाइज ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग द सम और नॉट? Okay, you are required to find out the earning of Mr. A through stock lending scheme in both the scenarios. तो प्राइस ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ओके। तो देखो यहाँ पे 1020 का 1%, ओके, और 980 का 1%, दिख रहा है तुमको ये कैलकुलेशन सारा। तो अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए जिसने लेंड किया है स्टॉक का, ओके। तो देखो यहाँ पे टोटल हर महीने देना है ना, हर महीने 1% देना, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट गाइज। तो ये 31.1 आया और ये 28 आया, मल्टीप्लाई कर दो 1000 स्टॉक से, तो वैल्यू आ गई। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर गई तो, और अगर स्टॉक प्राइस नीचे गई तो। एक बात तुमको बता दो, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर गई तो मुझे बहुत नुकसान होने वाला है, बिकॉज जिस पर्पज़ से मैंने बोरो किया था तुमसे स्टॉक, मेरा पर्पज़ ही नहीं सॉल्व हुआ, प्लस खर्चा लग गया वो अलग, ओके। अब यहाँ पे ये टोटल वैल्यू आ गई 1000 से मल्टीप्लाई करके। इन द मीन वाइल डिविडेंड भी आया, वो डिविडेंड मेरा नहीं होगा, वो डिविडेंड तुम्हारा ही होगा, बिकॉज वो स्टॉक्स तुम्हारे हैं। तो 25 रुपया, तो ये वाला जो 25 है ना, ये 25 और ये 31.1 दोनों को ऐड करोगे तो 56.10 आ जाएगा, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अर्निंग हो गई 56,100 की, ओके। और सिनेरियो 2 में ये इतनी तुम्हारी इनकम हुई। XYZ के लिए क्या तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो अगर तुम्हारा, सुनना ध्यान से, वाइंडिंग अप कहाँ कर रहा है बंदा, वाइंडिंग अप करेगा यहाँ पे जाके, तो 1050, 1000 में शॉर्ट सेल किया और 1050 में बाय करेगा, नुकसान 50 रुपये का पर शेयर, 50 इंटू 1000 स्टॉक, 50,000 का नुकसान। अगर 940 हुआ तो 60 का गेन हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, यहाँ 50 का नुकसान और 60 का गेन, और लेंडिंग जो ये पे किया ये, प्लस बैंक गारंटी कैसे आया, 1000 स्टॉक इंटू ₹1000, ये कहाँ से आया ₹1000, ओपनिंग वैल्यू पे गारंटी लगी है, 1 लाख पे 8% 3 महीने के लिए करोगे तो तुमको ब्याज आ जाएगा। टोटल मारो इंटू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो। अगर प्राइस तुम्हारी 1050 पे क्लोज होती है 31 मार्च को, तो XYZ को लॉस लेगा इतने का। अगर प्राइस क्लोज होती है 940 पे, तो बंदा 11,200 रुपये, 11,200 कमा के निकलेगा। ईजी हुआ ना? इट इज़ इंपॉर्टेंट, थोड़ी सा वो समझ जाओ ना, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती होगी तुमसे, अदरवाइज यू विल बी एबल टू फाइंड आउट यार यहाँ पे ये स्टेप नहीं आया, आना चाहिए था। ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। NM लिमिटेड, देखो कितना फास्ट जा रहा है जब कॉन्सेप्ट आ गए तुमको तो, ओके। NM लिमिटेड, ओके, इज एस्पायरिंग टू एंटर द, ये सारे क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर्स के ही हैं। इन अ 3 years टाइम द बोर्ड वॉन्ट्स टू अटेन द टारगेट प्राइस ऑफ ₹70, ओके, एंड फॉर इट्स शेयर्स एट द एंड ऑफ द 3 years। केयरफुल, बहुत ये सम्स दिखने में बड़े इजी लगते हैं, ये ध्यान देना, ये जो सम्स होते हैं ना इस तरह के, ये दिखने में बड़े इजी लगते हैं, बट गारंटी वाइज ये तुमसे सही निकल जाएंगे एग्जाम के अंदर में, ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, करेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है NM लिमिटेड इज एस्पायरिंग टू एंटर द कैपिटल मार्केट इन 3 years टाइम। द बोर्ड वॉन्ट्स टू अटेन द टारगेट प्राइस ऑफ ₹70 फॉर इट शेयर्स एट द एंड ऑफ 3 years। ये इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए, ओके। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 52.03। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 15% फॉर द नेक्स्ट 3 years। NML यूजेस डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फॉर इट्स प्रोजेक्शंस। सब में क्या बोला है पता है तुमको, D0 निकालने को बोल रहे हैं सब में। मैं ना तुमको रट्टा नहीं मराना चाहती इनका सोल्यूशन देख करके। देखो सिचुएशन ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। आज कितनी प्राइस चल रही है स्टॉक की, 52.03 चल रही है, 52.03 चल रही है, ओके। और ऐसे नहीं लिख सकती मैं, D0 ग्रोथ की रेट है 1.15, ओके, और डिस्काउंटिंग फैक्टर भी 1.15 है, प्लस D0 1.15 होल स्क्वायर, ग्रोथ भी 15 है और डिस्काउंटिंग भी 15 है, ओके। अगर अलग अलग दिया होता तो हम अलग अलग लेते थे, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर में। 1.15 होल स्क्वायर, ओके, एंड प्लस D0 इंटू 1.15 रेस्ट टू द पावर 3 डिवाइड बाई 1.15 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 70 डिवाइड बाई 1.15। देखो तो ये सही है क्या गाइस? देखो तो ये इक्वेशन सही है क्या ऑल ऑफ यू? अभी क्या होगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा,
तो D0 और वापस से D0 कर, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? D0 तीन बार D0 हो गया, और यहाँ पे आई थिंक वी आर गोइंग करेक्ट ओनली, करेक्ट ना? और यहाँ पे आ जाएगा 70, वेट अ मिनट, इंटू 70, ये आता है 46.03, तो 52.03 46.03 करेक्ट। मैं नहीं देख रही उनका सोल्यूशन, मुझे इतना बड़ा सोल्यूशन देख के बहुत वो अच्छा नहीं लगता। आई एम अ वेरी शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट एज इन की आई वुड वांट टू गो माई वे। तो 6 आ रहा है तुम्हारा, ये 6 आ गया, देखो यहाँ पे 6 आया ना, और 3D0 आ गया, सॉल्व कर दो, खत्म हो गया। इतना सारा क्यों लिखूंगी मैं? एक इक्वेशन मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऑल ऑफ यू गाइज करेक्ट, खत्म हो गया सब। मैं इतना ज़्यादा क्यों करूँगी डिटेलिंग फालतू में, ज़रूरत नहीं है मेरे को करने की। इतना PVIF लिखा है, इतना सारा लिखते लिखते फिर एक ही सम हो पाएगा पेपर में, ख़त्म बात। थर्ड क्वेश्चन, SM लिमिटेड हैज़ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 3000 करोड़। गाइस पता है तुमको ये क्वेश्चन पता नहीं बार बार पूछ रहे हैं, मैं ये तो नहीं बोल सकती तुमको कि दोबारा, क्योंकि May 23 में पहला क्वेश्चन था इस तरह का, राइट? लेकिन मैंने इस शीट में डाला है 2 क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी में है, सेम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट स्टोरी सेम, ऑलमोस्ट स्टोरी बिल्कुल सेम चल रही है। तो दोनों का अप्रोच देख लो, कम से कम देख तो लो, नहीं पता कोई तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। करेक्ट। SM लिमिटेड, तो बेसिकली वो क्या हो गया तुम्हारा, इधर आया ना 6 इक्वल टू 3D0, 6/3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, खत्म बात। यस करेक्ट। SM लिमिटेड हैज़ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन okay of 3000 crore and the current earnings per share of EPS 200 with a PE ratio of 15. Okay, the board of directors is considering a proposal to buy back 20% of the shares at a premium which can be supported by financials of the company. Okay, जब मैंने रिव्यू डाला था इस पेपर का May 23 का, ओके तो मेरे मुंह से ये, जैसे नहीं बोलते अपन कि 5 मिनट में क्वेश्चन हो गया, तुम सबको पता भी होगा इस बात की कि 5 मिनट का क्वेश्चन हो गया, ये कॉमन सेंस अगर यूज़ करोगे तो आ जाएगा क्वेश्चन। हाँ, लेकिन एग्जाम सिचुएशन में नहीं भी आ सकता, बट इतना जो हल्ला हो रहा था मार्केट में, मैं फैकल्टीज़ का भी नाम नहीं लेना चाहती कि बहुत टफ पेपर था, पेपर टफ नहीं था गाइज। पेपर के अंदर सारा का सारा पेपर तुम्हारा नवंबर 20 का पेपर से उठाया हुआ था। तुमने नहीं किया, मैंने नहीं कराया, वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर टफ था ये बोलना बहुत गलत होगा तुम्हारा, क्योंकि अगर मैंने नहीं कराया एज अ टीचर तो मेरी गलती थी, अगर तुमने नहीं किया एज अ स्टूडेंट तो तुम्हारी गलती थी, हम दोनों की गलती थी। ओके, लेकिन इंस्टीट्यूट को गलत ठहराना कि ये गलत था, पेपर टफ था, नहीं, मैं नहीं मानती। उस पूरे पेपर के अंदर में एक ही क्वेश्चन था जो कि बहुत टफ था, और वो क्वेश्चन पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड का था, वो क्वेश्चन नया था। ओके, और ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ तुमको अभी, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा हुआ था, और जो बॉन्ड का क्वेश्चन था वो भी पहले पूछा हुआ था। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ब्रांड न्यू था। टफ कब बोलेंगे जब सारे क्वेश्चन ब्रांड न्यू है, पहले कभी देखा ही नहीं है। पुराने पेपर्स करना, पुराना मॉक करना, पुराना RTP करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम नहीं करते हैं, मैं नहीं कराती हूँ, तुम नहीं करते हो, तो हम सबकी गलती है। करेक्ट दैट वे। तो मुझे कैसे क्लिक किया वो सुनना, ध्यान देना। सम में जब मैंने नहीं देखा था ये सम पहले, हाँ मैंने इंस्टीट्यूट के जब पेपर में 23 का आया तभी मैंने देखा, और मैंने लॉजिक से सॉल्व किया, पेपर तुरंत सॉल्व हो गया। मेरी ट्रोलिंग बहुत हुई थी वैसे उसके लिए, ओके, बट आई जस्ट लाइक ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट। 3000 करोड़ का है मार्केट कैप, ओके। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी, मैं ना हमेशा लैंग्वेज वो लिखती हूँ जो मेरी नज़रों को बहुत कंफर्टेबल लगता है। एंड करेंट अर्निंग्स पर शेयर EPS इज इक्वल टू ₹200, ओके, एंड PE रेशियो इज गिवन टू मी एज 15। मैं जैसे ही इन तीनों डेटा को देखती हूँ तो मुझे 2-3 चीज़ें दिमाग चलने लग जाता है। 2-3 चीज़ें क्या दिमाग चलता है? पहली बात तो ये है कि तुम अगर VOE को PE रेशियो से डिवाइड करोगे, यानी मार्केट कैप को PE रेशियो से डिवाइड करोगे तो तुमको मिल जाएगा पैट नेचुरली, और पैट को EPS से डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। करेक्ट है? देखो यहाँ पे, अब उन्होंने कैसे किया मुझे नहीं पता, कैसे भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कैसे चलाओ अपना फटाफट। बहुत अच्छा, 3000 ओके डिवाइडेड बाई 15 करती हूँ तो आता है 200। ओके, 200 करोड़ आया वो, बिकॉज 3000 करोड़ था वो। ओके, 200 करोड़ डिवाइडेड बाई 200 करोगे तो आ जाएगा 1 CR। सो 1 CR आर द नंबर ऑफ शेयर्स। पहली बात तो वो हो गई। उसके बाद बोल रहा है 20% बायबैक होगा, यानी 20 लाख शेयर बायबैक होंगे। ओके, बायबैक, एंड रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 80 लाख शेयर्स। करेक्ट है? अब आगे बढ़ते हैं। द इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन, पहले हम अपने को इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा ना।
अभी सब में क्या बोला है, द बोर्ड्स एक्सपेक्ट द पोस्ट बाय बैक, करेक्ट, द बोर्ड एक्सपेक्ट्स, मैं सोल्यूशन नहीं देख रही, मैं तुमको लॉजिक समझा रही हूँ, कैसे सम देखना था तुम्हें। ओके, अब हो गया सम, ये तो खत्म हो गई बात सारी। अभी जो तुम्हारा पैट है ना गाइस, अभी जो तुम्हारा पैट है वो है 200 करोड़, तुम्हारा जो पैट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो है 200 करोड़। ओके, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है द कंपनी, द बोर्ड एक्सपेक्ट्स पोस्ट बायबैक मार्केट प्राइस टू बी 3057। ओके, पोस्ट बायबैक पी रेशियो विल रिमेन द सेम, यानी कि अगर मैं ईपीएस निकालूं 3057 इज द प्राइस और पी रेशियो कांस्टेंट है, तो ईपीएस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3057, ओके, डिवाइड बाय 15, दैट गिव्स मी 203 पॉइंट, वेट अ मिनट, 203.80 इंटू कितने शेयर्स करोगे, जल्दी बोलो। वेरी गुड पुष्पा, 203.8 में कितने नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करूं मैं इन ऑर्डर टू कंप्यूट पैट आफ्टर बायबैक, जल्दी बोलो। हाउ मेनी शेयर शुड आई मल्टीप्लाई विथ 203? 203.8 में मैं 1 CR मल्टीप्लाई करूं कि 80 लाख मल्टीप्लाई करूं, जल्दी बोलो। अस्सी लाख आएगा, 80 लाख आएगा ना, क्योंकि तुम्हारे बायबैक के बाद, ये बायबैक के बाद का ईपीएस है बेटा, बायबैक के बाद का ईपीएस है। बायबैक के बाद तुम्हारे पास शेयर्स ही नहीं है 1 करोड़, वो तो बायबैक हो चुके, तो तुम 80 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, करेक्ट। तो अब तुम्हारा जो नया पैट होगा वो होगा, वेट अ मिनट, वो तुम्हारा नया पैट होगा कितना पता है, 203.8 इंटू 80 लैक्स, ओके, डिवाइड बाय, करोड़ में करना पड़ेगा ना अपने को, 163.04 CR आ रहा है क्या, 163.04। अब दोनों का पीबीटी निकालो, इसका भी पीबीटी निकालो और इसका भी पीबीटी निकालो, करेक्ट, दोनों का पीबीटी निकालो। टैक्स का क्या रेट दे रखा है इन्होंने, कहाँ गया टैक्स रेट, 30% दे रखा है। तो 200 करोड़ डिवाइड बाई 0.7 करती हूँ तो मेरे को आता है 285.714, 285.714, और अगर 163.04 डिवाइड बाई 0.7 करूँगी ना तो आएगा 232.91 समथिंग। तो वो जो बैलेंसिंग अमाउंट है ना वो इंटरेस्ट का हुआ तुम्हारा, माइनस 285.714, दैट गिव्स मी 52.80 CR, करेक्ट है, 52.80 CR। कहीं तो उन्होंने पता नहीं कैसे तो सॉल्व किया होगा, देखो यहाँ पे, ये आया आंसर, यहाँ 52.80 CR बोल रही हूँ, उन्होंने लैक्स में लिखा, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। अब 52.80 CR को तुम रेट जो ब्याज की दे रखी है 8%, इससे तुम डिवाइड करोगे ना तो तुमको लोन का अमाउंट मिल जाएगा। लुक एट दिस, देखो यहाँ पे लोन का अमाउंट आ गया, अमाउंट पेड फॉर, यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं जितना लोन लिया सबका बायबैक में पे किया। ओके, 66,000 लैक्स उन्होंने बोरो किया और उस पैसे से पूरा प्रीमियम पे किया। तो कितने शेयर्स की बायबैक हुई, 20 लाख। 20 लाख डिवाइड किया तो मालूम पड़ा आया गाइज, वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 66 लाख रुपीज अमाउंट पेड फॉर बायबैक, अमाउंट पेड फॉर बायबैक। ओके, तो 3300 आया, पहले स्टॉक की प्राइस 3000 थी, 300 इज योर प्रीमियम। सॉर्टेड ऑल ऑफ यू। करेक्ट, इजी, मतलब कुछ भी नहीं है, और प्रीमियम निकाल दे 300 बाई 3000, 10% होता है, और क्या। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, क्विकली, टाइम मिलेगा तो बैठ के पढ़ाई कर लेना आज। सन लिमिटेड रिसेंटली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 200 करोड़ एंड पेड आउट 80 करोड़, स्लाइटली हायर देन एवरेज पेड, द एवरेज पीई रेशियो ऑफ दिस इंडस्ट्री इज 9। दिस इज द इंपॉर्टेंट डेटा एक्चुअली। The estimated beta of Sun Limited is 1.2. Okay, as per balance sheet of Sun Limited, the shareholders fund is 450 crore and the number of shares are 10 crore. In case the company is liquidated, building would fetch 200 crore more than book value and the stock would realize 50 crore less. सब में क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ सन यूजिंग पीई रेशियो। पीई रेशियो के लिए तुमको दो चीज़ें चाहिए, तुमको पैट या ईपीएस चाहिए और पीई रेशियो चाहिए। दिख रहा है तुमको, पी रेशियो 9 है तुम्हारा, और पैट कहाँ गया, वो ये रहा, मैंने इसको
ये रहा। तो 200 इंटू 9 इज़ द आंसर। इससे ज़्यादा आसान ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस हैं, फिर भी गलती होने के चांसेस है। ये आ गया। नाउ फिर क्या बोला, डिविडेंड डिस्काउंट ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट ग्रोथ मॉडल के लिए तुमको के ई चाहिए। ओके, तो के ई कैलकुलेट किया तुमने वहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उससे, और उसके बाद 80 करोड़, 80 करोड़ इज़ व्हाट गाइस, 80 करोड़ इज़ तुम्हारा डिविडेंड है। देखो यहाँ पे 80 करोड़ तुम्हारा डिविडेंड है। डिविडेंड इंटू 1.04, 4% से कंपनी ग्रो कर रही है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, और डिवाइड बाई कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया तुम्हारा। ओके, उसके बाद बोला बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू तो 450 करोड़ दे ही रखा है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। फिर सब में बोला है नेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस में गलतियां ज़्यादा होती है बिकॉज वी टेंड टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, अब क्या बोला, नेट रियलाइजेबल वैल्यू से निकालो, तो 450 करोड़, तो क्या बोल रहा है, बुक वैल्यू से 200 करोड़ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन स्टॉक पे, स्टॉक कौन सा, रॉ मटेरियल, वो जो तुम्हारा स्टॉक होता है ना, इन्वेंट्री, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्या लिखा है, इन केस द कंपनीज लिक्विडेट, बिल्डिंग वुड फेच 200 करोड़ मोर देन बुक वैल्यू एंड स्टॉक वुड रियलाइज 50 करोड़ लेस। यानी कि 450 करोड़ प्लस 200 बिल्डिंग की वैल्यू के हिसाब से, और 50 माइनस कर दिया, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया गाइस। तो कैलकुलेशन शाबाश अलग हो जाएगा, फिर द कैलकुलेशन वुड बी डिफरेंट इन दैट सिनेरियो। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, इन्होंने जो सोल्यूशन दिया उसके हिसाब से पूरा का पूरा लोन अमाउंट 66,000 लैक्स और 66 करोड़ वॉज पेड यूज्ड इन ऑर्डर टू बाय बैक द शेयर्स। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि मुझे प्रीमियम पे करने के लिए मैंने लोन लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट यूजुअली उतने अमाउंट के लिए उतना बड़ा लोन की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी नहीं शायद से, आई फील करेक्ट ना। आगे बढ़ूँ। नाउ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज़ एन EPS of rupees 2.5 for the last year and DPS of 2.5 and the last and DPS of ₹1। इजी था, सब सारे इजी हैं, ये सारे इजी हैं। द अर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 2% अ ईयर इन द लॉन्ग रन। ओके, करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 7 times इट्स अर्निंग्स। बहुत फालतू समय, बहुत ही फालतू समय। पता है क्या करोगे तुम, मैं पहले ही तुम बता देती हूँ, 1 × 1.02 डिवाइड बाई 0.14 माइनस 0.02 करके तुम क्या करोगे पता है, P0 निकालोगे। तो P0 निकालोगे तो 1.02 डिवाइड बाई 0.12 करती हूँ तो वैल्यू आती है 8.5। देखो 8.5 आया ना तुम्हारा, और EPS से डिवाइड किया तो P रेशियो आ गया। कुछ भी नहीं था, ये सब भी ईजी है। लॉन्ग टर्म इम्प्लाइड ग्रोथ रेट, यहाँ सब में क्या बोला उन्होंने, बट वही बात है ना कि गलतियाँ फिर भी होती है ना, सम सारे टफ थोड़ी ना होते पेपर के अंदर में, लेकिन इजी वाले भी, इजी वाले में भी हम गलतियाँ करते हैं बोल के तो हमारा नंबर ख़राब हो जाते हैं ना। पेपर सारा थोड़ी टफ होता है, पेपर तो काफ़ी कुछ इजी रहे, 50% ऑफ द पेपर, 60% ऑफ द पेपर तो इजी ही होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट हम फिर भी गूफ अप तो करते ही है ना। तुम्हारी गलती नहीं बोल रही मैं कि तुम गलत करके आते हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऑल दैट मैं वो नहीं बोल रही। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, किसी भी सम को तुम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मेरे सारे सम्स को लिख के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब आगे समय क्या बोला इन्होंने, द लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट इम्प्लाइड बाय करंट PE रेशियो। ओके, सो बेसिकली PE रेशियो तुम्हारा कितना है, यहाँ पे कहाँ गया, 17 पॉइंट, ये PE रेशियो दिया हुआ है ना सब में, या इट इज़ गिवन 17.5 आया प्राइस, वो मल्टीप्लाई करके निकाला इन्होंने, ठीक है। वी नो, और 17.5 को गाइज आंसर में रख करके वैल्यू निकालिए जी के 7.84। इसमें क्या ही पढ़ाऊँ मैं तुमको, ये भी बहुत ईजी है सम, लेकिन अगेन राइट एंड प्रैक्टिस, यू कांट टेक अ चांस। हो सकता कोई भी स्टेप में जा करके तुम फंस सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला ये यूज़ किया गाइस, ये वाला यूज़ किया 7। ओके, तो 2.5 × 7 करके 17.5 से को आंसर में रखा और जी निकाला है। अब देखना मतलब बच्चे भागना शुरू कर देंगे, बोले ये मैनेजेबल है, हो जाएगा। एक सम लास्ट में कराऊंगी 12 वाला, एंड वी आर डन फॉर दैट देन। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, थोड़ा रिपीट होना थोड़ा मुश्किल है, इट्स डाउटफुल। ओके गाइज, ये सम भी सेम है तुम्हारा उस तरह का, ओके, बट ये डिफरेंट वैरायटी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कहीं तीसरी वैरायटी खड़ी ना कर दे। अगर कॉन्सेप्ट पूरा समझता है सम का तो यू विल बी एबल टू डू इट एनी विच वेज। एग्जैक्टली, ये इजी वाले पे तो गुफअप करके आते हैं बच्चे लोग,
ईगर लिमिटेड हैज़ मार्केट कैप ऑफ 1500 करोड़, ध्यान देना। अब सारे इजी मोड में आ गए बच्चे लोग, हो गया ना पढ़ के इक्विटी एंड करेंट मार्केट। अभी बहुत इक्विटी में, ये मत सोचना जाके सम्स करो, बहुत क्वेश्चंस होते हैं। एंड द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर इज 1500, ओके नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मैं 1500 करोड़ को 1500 से डिवाइड करूंगी तो 1 CR आ जाएगा, राइट। इट मेड अ पैट ऑफ सेम सम एंड द बोर्ड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू बाय बैक 20% ऑफ द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ओके। तो 1500 प्लस 10%, 1650, 1650 प्राइस होनी चाहिए। सब में क्या बोला है पहले वो देखते हैं। मैं सबसे पहले ये देखती हूँ सब में पूछ क्या रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोस्ट बाय बैक EPS, द कंपनीज कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, कोई बात नहीं। तो ये 1 CR निकाल लिया उन्होंने, और नंबर ऑफ बायबैक 20 लाख आ गया, प्राइस एट विच बायबैक होगा 1650 आ गया, और अमाउंट रिक्वायर्ड टू बायबैक 330, ये तुम्हारा लोन अमाउंट आ गया। केयरफुल, ये तुम्हारा लोन अमाउंट आ गया। 1650 इंटू 20 लाख तुम्हारा लोन अमाउंट है। ये अमाउंट ऑफ लोन एट द रेट ऑफ ओ करेक्ट 330 करोड़ आ गया। अच्छा, अब 330 करोड़ पे 16% लगाया, ये ब्याज का रेट। PBT किया 200 करोड़ को, ध्यान दो यहाँ पे 200 करोड़ को पहले PBT किया, उसमें से ब्याज निकाला 300। किसी ने पूछा मेरे को कि मैम इसको इस 330 करोड़ को प्रीमियम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर। देखो 2 सम देखा हम लोगों ने, दोनों सम के अंदर में तुमने नोटिस नहीं किया एक चीज़? किसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे अभी? एक बच्चे ने पूछा था, शाहबाज ने पूछा था। शाहबाज नहीं कर सकते, इन्होंने इस पूरे अमाउंट को लोन का अमाउंट बोला है। पिछले क्वेश्चन में हमसे लोन का अमाउंट निकलवाया था, सिर्फ ब्याज की रेट दी थी, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर में इन्होंने ब्याज का रेट दिया और लोन का अमाउंट हम कैलकुलेट करके, मतलब दिस इज अ ईजियर सम देन बिफोर एक्चुअली, ये निकाला। आई मीन डू यू थिंक इट इज़ लाइक डिफिकल्ट और समथिंग? टैक्स हटाओ, पैट आ गया, 80 लाख से डिवाइड करो, आंसर आ गया। व्हाट डू आई टीच यू इन दिस क्वेश्चन अगैन? तो बेसिकली क्वेश्चंस लाओ, अगर तुम्हें लगता है डिफिकल्ट है तो कोई क्वेश्चन लाओ, बट कॉन्सेप्ट समझने लग गया तो यूल बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ देम, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ आई थिंक वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और एक SGR का क्वेश्चन और कराना है। यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, सब शांति से बैठ गए, क्या हो गया? सो गए सब लोग? वेंट टू स्लीप? अगेन दिस क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन कब का है? वेरी इंपॉर्टेंट सम, अगेन मुझे नहीं पता कब का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिसेंटली नहीं आया है, थोड़ा टाइम हो गया, रिपीट होने के फुल चांस बनते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। यू आर इंटरेस्टेड, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी है जिसमें गलतियां होने के चांस अगेन बनते हैं, राइट। यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग सम इक्विटी स्टॉक्स ऑफ RK लिमिटेड। केयरफुल, द कंपनी हैज़ 3 डिविजन्स, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ऑपरेटिंग इन 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज। डिवीजन A कैप्चर्स 10% ऑफ द, बेसिकली सम के अंदर में तुमको क्या करना है पता है? which is forecasted to be 50 crore for the industry. Division B and C capture 30 and 2% of the respective industry sales, which are 20 and 8.5. ये डेटा इंपॉर्टेंट है। C had 8 and 10% नेट। मैं क्यों दिमाग लगाऊं इतना? देखो ना, सीधा सीधा यहाँ पे मार्जिन ऑफ डिवीजन, नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये। 50 करोड़ की इंडस्ट्री की सेल है, ओके 50 करोड़ की इंडस्ट्री की सेल है। इंडस्ट्री में मेरा शेयर 10%, शेयर का मतलब क्या हुआ? 50 करोड़ इंटू 10% तुम्हारी सेल्स हुई, और उसमें से नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% की है। तो बेसिकली प्रॉफिट्स पैट ऑफ A, पैट ऑफ B एंड पैट ऑफ C, तीनों को ऐड करो तो टोटल पैट आ गया। ये टोटल पैट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो EPS आ जाएगा तुम्हारा, करेक्ट। ओके, EPS इसमें आ जाएगा। ओके, नाउ मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन 1 ईयर फोरकास्ट, मार्केट प्राइस बेस्ड ऑन 1 ईयर फोरकास्ट यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर्स, केयरफुल रहना। सम में क्या बोला है? सम देखो खाली, एक सम और है मेरे पास में इस कैटेगरी में, मेरे रेगुलर की बुक में दिया हुआ है, करेक्ट ना। मेरे रेगुलर की बुक में इस तरह का क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, जहाँ पे टेबल में दिया हुआ है सेल्स, इंडस्ट्री सेल्स दे रखी है और शेयर दे रखा है और मार्जिन दे रखा है, करेक्ट है। तो वहाँ पे उन्होंने अलग, बहुत सिंपल में सम गया है, मेरी बुक में है वो, रेगुलर की बुक में। ओके, वो सम, दिस इज अ हायर वर्जन ऑफ दैट सम एक्चुअली। ओके, अब यहाँ पे गाइस, यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है। सुनना ध्यान से, सम में कहाँ पे गड़बड़ी है। सम में क्या बोला? EPS तुमसे निकलवा लिया, ओके ये
क्या है लैंग्वेज, कहाँ गया वो? देखो, ये देखो वर्ड दिख रहा है फोरकास्टेड, यानी कि ये ईपीएस 0 है कि ईपीएस 1 है, क्या है ये? ओए ओए, ये क्या है? दिस इज ईपीएस 0, दिस इज ईपीएस 0 और ईपीएस 1, प्लीज टेल मी। वो जो ईपीएस निकला है तुम्हारा 24.90, ये क्या है? ईपीएस 0 है कि एक साल आगे का ईपीएस है? ईपीएस 1 है। एंड ईपीएस 1 में और लैंग्वेज क्या आई है यहाँ पे, ध्यान देना सब लोग, लैंग्वेज आई है द कंपनी हैज नॉट, कहाँ गया वो, हाँ, you have determined that RK Limited required rate of return is 18% and PE ratio is 10 for the next year and ending PE ratio 20 at the end of the 5th year। तो EPS तुम्हारा end of the year पे है, PE ratio भी end of the year पे है। समय क्या बोला? whether you will be in purchasing RK Limited equity at this time based on your 1 year forecast। आज की स्टॉक कितनी चल रही है मैम? आज की स्टॉक की प्राइस चल रही है 250। ओके, तुमने वैल्यू निकाली, वैल्यू आता है 249। तुम एक साल के एंड पे खड़े हो, आज का भाव मार्केट में 250 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तुमने निकाली तो ये आया। तो सिंस योर एक्चुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, द स्टॉक इज रिलेटिवली ओवर वैल्यूड एंड वी विल नॉट बाय द स्टॉक। बी वेरी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन। This is a very, very good question. I have high expectations that in the coming exams this question can be asked again with a higher level difficulty, quite possible। और सम देखोगे ना तो जंप मत मार जाना क्वेश्चन देख करके, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। इस सम में ये लोग ये भी कर सकते थे, पॉसिबल है कि वो लोग तुमको आज का ईपीएस कैलकुलेट कराते और आज का ही पी रेशियो देते। उस केस में डिस्काउंटिंग जो 0.847 की आई ना वो नहीं होती थी। इसलिए तुमको बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड के अंदर में, पता है तुमको, वो मैंने टेबल से मैं सॉल्व करती हूँ, अगर तुमको याद होगा तो टेबल बनाती हूँ मैं ना, उसके अंदर में वो उसमें रहता है आई डोंट नो, बोनस प्लान वाला सम, नो नॉट बोनस प्लान, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का सम है। तो सम देखा, जंप मार दिया सम के ऊपर, अरे मेरे को आता है, मेरे को आता है। सम के अंदर डेटा ही पूरा डिफरेंट था। मैंने क्लास में बोला भी है रेगुलर के बैच में, वो सम कराऊंगी मैं तुमको यहाँ पे, दोनों फास्ट ट्रैक में दोनों सम दिखाऊंगी तुमको मैं। ओके, तो क्वेश्चन को पहले, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि मैंने जब ये क्वेश्चन देखा ना तो मुझे कहा अच्छा ये तो क्वेश्चन है मेरी बुक में, सेम ही आ गया ये तो। सम जब आगे पढ़ी तो पता, दिमाग ठिकाने लग गया कि नहीं ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट सम है। करेक्ट, केयरफुल रहना, ऐसे ये सम्स बड़े खतरनाक होते हैं। ओके, लैंग्वेज क्या दे रही है, कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे आंसर मांग रहा है, कहाँ पे लाना है, यू नो ऑल दैट। अब ये सम में क्या बोला है, प्राइस you will like to pay for the stock of RK Limited if you expect earnings to grow at the rate of 15% continuously। ओके, सब में कुछ लैंग्वेज आई कहीं पे, तो भी मैंने देखा कहीं पे डेटा था, यहाँ पे सब में लिखा है द कंपनी हैज़ नॉट पेड डिविडेंड सिंस इट स्टार्टेड इट्स बिजनेस 10 years ago। हाउएवर फ्रॉम द मार्केट सोर्स यू कम टू नो दैट RK Limited will start paying dividend in 3 years time and the payout ratio is 30%। okay, expecting this dividend you would like to hold the stock for 5 years। फिर से बोल रही हूँ, will start paying dividend in 3 years time, यानी कि तीसरे साल से डिविडेंड पे करना ये लोग शुरू कर देंगे। और पे आउट रेशियो कितना होगा, 30% का। बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है। एक्सपेक्टिंग दिस डिविडेंड यू वुड लाइक टू होल्ड द स्टॉक फॉर 5 years। इस सम के अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, 3, 4 और 5 हिसाब बनेगा, 1, 2, 3, 4 और 5 जीएस का। लेकिन 1 और 2 में डिविडेंड नहीं आएगा, 3, 4, 5 में डिविडेंड आएगा। और उसके बाद तुम D6 करके KE माइनस GC करोगे, P5 कैलकुलेट करोगे, तो उससे तुम्हारी वैल्यू इन GC आएगी, दोनों को ऐड करोगे और आंसर आएगा। लेट अस सी, आया यहाँ पे, देखो ध्यान देना, ये 28.64 कहाँ से आया मैम, देखो यहाँ पे 28.64 कैसे लाए, कहाँ गया वो, ग्रोथ रेट दे रखी है ना, कहाँ गया वो, 3 प्लान वाला, राइट, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, 15% बोला ना शायद से, तो 24.9, वेट अ मिनट,
यस करेक्ट। तो बेसिकली तुम्हारा जो EPS था तुम्हारा, करेक्ट समझ गए 24.9 प्लस 15% दिया हुआ है, 28.64 प्लस 15% प्लस 15% प्लस 15% और प्लस 15%, ठीक है। डिविडेंड यहाँ से 30%, 37.87 इंटू 30% और इंटू 30% इंटू 30%, देखो डिस्काउंटिंग करके वैल्यू इन GS निकाली है इन्होंने। और फिर ये जो 15 था ना डिविडेंड, उसमें ये वैल्यू निकाली, ये तुम्हारा क्या निकला पता है, P5, ये तुम्हारा P5 निकला। और P5 को डिस्काउंट करके 5 साल, ये वाली डिस्काउंटिंग फैक्टर से ये निकाला और दोनों को वैल्यू ऐड करें, 271.83 आ रहा है। बिकॉज द एक्चुअल वैल्यू इज लोअर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, द स्टॉक इज रिलेटिवली अंडर वैल्यूड इफ दिस इज द सिचुएशन एंड वी मस्ट बाय द स्टॉक, ऐसे बोल सकते हैं। गाइस समझा क्या सब लोगों को ये वाला पार्ट? समझा सब लोगों को ये पार्ट? समझ गया मेरे को। मैंने 28 मुझे EPS क्या था वो याद नहीं आ रहा था और रेट ध्यान नहीं आ रही थी, इसलिए EPS ध्यान था 24.9, वो ग्रोथ रेट क्या दे रखा था वो ध्यान नहीं था। ये समझा? मुश्किल तो नहीं है सम। अगेन दिस क्वेश्चन इज अगेन, इसको बिल्कुल याद कर लेना सम को तुम बैठ करके। तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी हाई डिमांड पे क्वेश्चन, टेलबेल लिमिटेड, MP लिमिटेड वाला सम करना है तुमको। MP लिमिटेड वाला सम के सबको आता है, वो जो सम नहीं है तुम्हारा MP लिमिटेड वाला सम जो तुम ग्रुप पे आज पूछ रहे थे, वो कौन सा सम है ना? वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तुम्हारे, राइट? हाँ ठीक है, तो मैं वो तुमको बता दूंगी। नीरज कुमार सक्सेना तुम अभी आए, बहुत लेट हो गए आज, क्या बात है? बोलेगा मैं, मेरे पीछे लग गई। नीरज कुमार सक्सेना तुम आज बहुत लेट आए हो। वो करा देती हूँ सम, वो सम कर लो। एक और मुझे सम करना है वैसे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू दैट सम ऑल्सो। शुरू से था, आज बोल नहीं रहा था कुछ भी। ओके, सो बेसिकली तुमको अगर ये लग रहा है, एक तो पहली बात ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेम कैटेगरी में बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और है, जैसे रहीम एंटरप्राइजेस का जो मैंने आज तुमको शुरू में करवाया, और मैंने बोला कि मेथड, दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, मेथड बिल्कुल चेंज। सिमिलरली ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, मेथड बिल्कुल चेंज। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी तो वो क्वेश्चन दोनों दूंगी तुमको साथ में, ठीक है? यस आयुष, मैं तू दिख रहा है मेरे को शुरू से तुम। ओके एनीवेज, तो बेसिकली ये क्वेश्चन तुमको, ये राइट्स इशू का सम है, तुमको क्यों डिफिकल्ट लगा पता है तुम्हें? ध्यान देना, पहले सम पढ़ती हूँ, मज़ा आएगा तुमको, बहुत अच्छा समझेगा ये सम। उसके बाद गलती हो नहीं सकती सम में, दो सोल्यूशन इतना बड़ा है, बिना देखे अपने सोल्यूशन फटाफट तुमको समझ जाएगा। एक वो लॉजिक तुमको मैं बता दूँ इस क्वेश्चन में जो हिडन है, जो तुम्हारा ध्यान शायद नहीं गया। ओके सुनना ध्यान से, केयरफुल। टेलबेल लिमिटेड इज कंसिडरिंग considering undertaking a major expansion on an immediate cash outlay of rupees 150 करोड़। ये तुमने डेटा बहुत जाना पहचाना है, जितने भी राइट्स के सम थे उसमें पता था, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट लगाना है, पैसा चाहिए, इसलिए हम सब्सक्रिप्शन राइट्स इशू कर रहे हैं हम, ताकि पैसा हमें आए। ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें 150 करोड़ में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुमको एक बात समझ में, आई डोंट नो, आई एम टॉकिंग टू मच, आई नो, बट देन आई फील इट इज़ अ वेरी ईजी सम एक्चुअली, दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग। जब तुम एक्स राइट्स प्राइस निकालते हो, ओके, जब तुम एक्स राइट्स निकालते हो, याद है तुम्हें, तुम क्या करते हो? मैं अपने लिए कुछ नोटेशंस लिखती हूँ, N0 इंटू P1 प्लस, नहीं P0 सॉरी, ओके, एंड N1 इंटू P1 डिवाइड बाई N0 प्लस N1। समझ में आया ये क्या है? ये N0 है तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ओके, और P0 है तुम्हारा द प्राइस ऑफ द स्टॉक करेंट, N1 है राइट्स के शेयर्स और P1 है सब्सक्रिप्शन प्राइस, और N0 प्लस N1 से डिवाइड कर दिया। मैं तुमसे एक बात ये पूछ रही थी कि अगर मैं, ये तो पर शेयर में आता है आंसर, ये जो फॉर्मूला मैंने लिख रहा है पर शेयर में आता है, अगर मैं टोटल में लाना चाहूँ तो सोच समझ के जवाब देना, बिना सोचे समझे बिना बिल्कुल जवाब मत देना। एक बात बताओ कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ले लूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
हेल्ड बाय द कंपनी मल्टीप्लाइड विद द करेंट मार्केट प्राइस। तो ये तुम्हारा करेंट मार्केट कैप हुआ, हाँ या ना? ये बात अगर मैंने ये 2-3 पॉइंट मैंने तुमको बताया और सम बोलोगे मैम हो गया, आप छोड़ दो, आप जाओ, गुड नाइट। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कंपनी पर शेयर नहीं निकाल करके कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड विद मार्केट प्राइस कर दो तो करेंट मार्केट कैप ऑफ इक्विटी हुआ कि नहीं? यस हुआ, करेक्ट। अब आगे, अब अगर यस 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 आई अंडरस्टूड, यस ओके। अब अगर सोच के जवाब दो, मैं आराम आराम से चल रही हूं। अब अगर ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा कि नहीं, हाँ या ना? मुझे यस नो मत बोलना, बोला हाँ प्रोजेक्ट का कॉस्ट आएगा। N1 इंटू P1 नंबर ऑफ राइट्स शेयर्स टू बी इशूड मल्टीप्लाइड विद द सब्सक्रिप्शन प्राइस। बेसिकली वो क्या है, वो 150 करोड़ ही तो हुआ, जितना पैसा मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय सब्सक्रिप्शन प्राइस, सब्सक्राइबिंग प्राइस वॉट एवर इट इज, ओके, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स विच शुड बी ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, करेक्ट ना? हाँ समझा? तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा जो करंट मार्केट कैप है उसमें न्यू जो पैसे हम मार्केट से उठा रहे हैं, ओके, दोनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ शेयर से हमने डिवाइड कर दिया। और बेसिकली अगर तुम बोलोगे ना तो ये तुम्हारी टोटल मार्केट कैप हो गई, ये तुम्हारी टोटल मार्केट कैप हो गई आज के दिन पे, करेक्ट ना? या करेक्ट, ध्यान देना। हाँ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये ध्यान देना अभी तो सम समझेगा, बिकॉज इस सम में थोड़ा सा ट्विस्ट है इन कंपैरिजन टू द ओल्डर सम। समझ गया अभी? आई थिंक यू हैव गॉटन द राइट ट्रैक पे लग गया तुम्हारा दिमाग अभी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर एक्सपेक्टिंग टू जनरेट एन एडिशनल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15.3 करोड़ आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ध्यान देना, ओके, यहाँ पे एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 50 आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये क्या है? कैश फ्लो। तुमने ऐसा कोई सम कहीं भी नहीं किया जहां पे उन्होंने, ये सम है ना, पैसा 150 करोड़ उठाया, जितने भी राइट्स के सम किए ना तुम लोगों ने, उस सारे सम्स के अंदर क्या हुआ कि 150 करोड़ पे स्टोरी खत्म कर दी। 150 करोड़ को इन्वेस्ट करके कैश फ्लो जनरेट किया, ये सारी बातें सम में आई ही नहीं थी, यहाँ पे आई है। देखो 15.30 करोड़ आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर। Further, it is expected that this additional profit will grow at the rate of 4% for the indefinite period of time. ठीक है ना? प्रेजेंटली यानी कि 15.3 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाई KE माइनस GC करूंगी ना तो मेरे को आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 15.30 करोड़ मुझे देता रहेगा जिंदगी भर एट द ग्रोथ रेट ऑफ 4%। ओके, नाउ प्रेजेंटली तेलबेल is completely equity financed and has 50 crore shares of rupees 10 each. The current market price is 22.6 common dividend. The company has paid a dividend of 1.4. 22.6 में से 1.4 तुम माइनस करोगे तो x डिविडेंड प्राइस आ जाएगी, और वो प्राइस कितनी होगी बताना मेरे को जरा सा। 22.6 माइनस 1.4 करोगे तो 21.2 आएगा। होल्ड करना डेटा को, okay. For the last few years, the dividend is increasing at the rate of 6% per annum and is expected to continue in future also. This growth rate shall not be affected falana dimka whatever. A rights issue on the ratio of 1:5 at price of 15 per share. Okay, ये भी यहाँ पे थोड़ा देने में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंटली दिया है, मैं गलत तो नहीं बोल सकती, लेकिन बेसिकली जो मेंशन करते हैं ना, आइडियली 5:1 होता है ना, तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में वो होता है जो हमारे पास होता है और राइट हैंड साइड में वो होता है जो हमें मिलता है। इन्होंने उल्टा दिया, वो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ओके ना, कोई बात नहीं है, फिलहाल वो बात नहीं करते हैं। तो यानी कि 5 शेयर, ओके, तो यानी कैसे कह सकते हैं क्या 1:5 या 5:1 का, यानी 50 करोड़ के पीछे 10 करोड़ शेयर्स राइट्स में इशू होंगे, ये मतलब निकला इसका। आगे बढ़ते हैं एट ऑफ और ये सब्सक्रिप्शन प्राइस है तुम्हारी। अब पब्लिक इशू तो चूज करना है कि राइट्स में जाएं कि पब्लिक इशू में जाएं। ओके, सम देखना आगे। अब ये पूरी पीवी कैश फ्लोस निकालने के लिए तुमको केई लगेगा, और केई निकालने के लिए डेटा तुमको दिया हुआ है। डेटा क्या है? 1.40 इंटू 1.06, ओके, D1 बाई
P0. So 1.40 इंटू 1.06 इंटू क्या था वो 21.2 प्लस 0.06 करेंगे तो KE आ जाएगा। हम खुद भी कर सकते हैं, ट्राई मारो चलो। 1.4 ओके इंटू 1.06 डिवाइड बाई 21.2 प्लस 0.06 ओके इंटू 100 दैट गिव्स मी 13%। देखो आया 13%, 21.2। अब तुमको पता है यहाँ पे दिस केस शैल बी यूज टू कंप्यूट द वैल्यू। तुमने कोई ऐसा सम नहीं देखा जहाँ पे ये सम 150 करोड़ से आगे जाता, यहाँ पे गया 170 करोड़ पे आ गया, क्योंकि 20 करोड़ तुम्हारा एनपीवी। तुमने जितने भी सम्स किए सिर्फ प्रोजेक्ट कॉस्ट पे ही ख़त्म हो गया, जो मैंने तुमको यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई 150 करोड़ पे सम ख़त्म हो जाता था। यहाँ पे अब तुम अपना दिमाग चला के मुझे बताना कि अभी ओके इस वाले पार्ट में 150 करोड़ ऐड होना चाहिए मार्केट कैप में कि 170 करोड़ ऐड होना चाहिए? जल्दी बोलो। 150 करोड़ ऐड होना चाहिए कि 170 करोड़ होना चाहिए? यही कंफ्यूजन है तुम्हारे इस सम को। आगे कुछ सम डिस्कस करने को बचा ही नहीं मेरे पार्ट पे, सम खत्म हो गया तुम्हारे एंड पे। क्या ऐड होना चाहिए? अगर तुमको एक्स राइट्स प्राइस शेयर की निकालनी है तो क्या करना चाहिए तुमको? एग्जिस्टिंग मार्केट कैप प्लस द न्यू इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द एनपीवी ऑफ 20 करोड़ 170 टोटल करो, डिवाइड बाय 60 करोड़ कर दो, आ गया एक्स राइट्स प्राइस। करेक्ट। देखो यहाँ पे तो 170 करोड़ निकाला। अब क्या पूछा है सब में? एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट निकाला, वो तो हमने निकाल लिया। सब में फिर क्या पूछा? कैलकुलेट एक्स डिविडेंड, ओह नॉट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस, एक्स राइट्स प्राइस बेसिकली होना चाहिए, या फिर चलेगा एक्स डिविडेंड प्राइस इफ द एक्सपेंशन इज फाइनेंस्ड फ्रॉम, बेसिकली एक्स राइट्स प्राइस मांग रहा है। तो कंपनी की पहले की वैल्यू 21.20 रुपीज इंटू 50 करोड़ शेयर्स प्लस रुपीज 170 करोड़ एंड it adds up directly to the wealth of the shareholders. 150 crore is this one N1 into P1 and plus 20 crore, the whole divided by 60 करोड़ शेयर्स, 50 पहले का और 10 राइट्स का। देखो यहाँ पे दिखा तुमको? इतनी कहानी करने की मेरे को ज़रूरत क्या पड़ी हुई है बताओ ना तुम? 21.2 करोगे तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना यार, क्यों करेंगे हम लोग? 21.2 इंटू 50 करोड़ ओके 1060 करोड़ आया, प्लस 170 करोड़ डिवाइड बाई 60 करोड़ करूँगी तो 20.5 आ गया ना। इतना क्यों कहानी करेंगे हम लोग? यानी कि एक्स राइट्स प्राइस तुम्हारी 20.5 हो गई। ओके नाउ अगर तुम राइट्स इशू में जाते हो तो प्राइस न्यू वाली होगी 20.5। अब पब्लिक इशू की बात हो रही, समझा गया सबको यहाँ पे इतना? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द सम वेरी क्लियरली? इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट सम, ओनली वो 20 करोड़ का अगर तुमने इस फॉर्मूला पे सिर्फ फोकस किया होता कि बॉस ये कोई फॉर्मूला याद करने की चीज़ नहीं है, इसको तो समझा भी जा सकता है। तो यस करेक्ट ना, कहाँ मुश्किल है सम तुम्हारा? N1 इंटू P1 हम सब तब करते जब हमारे 150 करोड़ करते, हमें एनपीवी के बारे में पता ही नहीं होता। लेकिन अभी तो एनपीवी के बारे में पता है तो वो भी ऐड होएगा ना यार सम के अंदर में। यह समझ गया सबको? ओके अब सब में क्या बोला इन्होंने कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड एंड एट व्हाट प्राइस अज्यूमिंग द न्यू शेयर होल्डर्स डू नॉट सफर एनी लॉस आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू द न्यू शेयर्स। दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जितना पैसा आपने डाला है, अब देखो यहाँ पे 1230 करोड़, ये वाला 1230 करोड़ इज द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। टोटल अज्यूम कर रही हूँ डेट नहीं है कंपनी में, ओके टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो n बाई 50 करोड़ प्लस n, ये क्या निकला पता है? न्यू वाले शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग निकली। द शेयर होल्डिंग ऑफ द न्यू शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाइड विद द मार्केट कैप शुड बी इक्वल टू 150 करोड़। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग लॉस पे नहीं होंगे। ओके और वो वैल्यू निकाली तो आया यहाँ पे 21.60। सो बेसिकली 50 करोड़ पहले का और 6.9 यानी कि 6.9444 नंबर ऑफ शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है ओके तो नए वाले शेयर होल्डर्स विल बी एट अ ब्रेक इवन लेवल।
बाकी सब में कुछ है नहीं गाइस, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं, कंपेयर करना है तुमको, कितना आसान है। देखो यहाँ पे पहले का शेयर 22.6 था, वो तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। 21.2 इंटू 50 करोड़ पहले वेल्थ था, वैल्यू ऑफ 60 करोड़ इंटू 20.51230, और इसमें 15 इंटू 10 करोड़ माइनस कर दिया, आंसर आ गया तुम्हारा नेट गेन 20। मैं क्या समझाऊंगी तुमको इसके अंदर में, सबको समझ गया ये सम अच्छे से? कुड यू अंडरस्टैंड द ट्विस्ट पार्ट? अगेन दिस सम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल फिलहाल में नहीं आया है। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसके साथ एक और सम है जिसमें मेथड उन्होंने ये फॉलो नहीं किया, कुछ और मेथड फॉलो किया है वापस से। जैसे रहीम में चेंज किया ना मेथड, वैसे यहाँ भी। तो मैं दोनों सम दूंगी, देख लेना, आप समझ जाएगा तुमको। आज स्मूथ गया बहुत, क्योंकि I think you already know the methods and everything. So we are done with all this, right? This is not a difficult. Correct? टेल बेल, नाम देखो इनके। एक क्वेश्चन है SGR वाला, किसी बच्चे ने बोला था कि मैम SGR वाला क्वेश्चन आप कराओ। ये रहा सम तुम्हारा, ये रहा सम। करेक्ट ना? यही सम बोल रहे थे ना तुम लोग? आज काफ़ी सारा टाइम तुमको मिल जाएगा, तो जा करके तुम टेस्ट की तैयारी करो बैठ के, अब कुछ नहीं। व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट? सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि व्हेन यू आर एबल टू फंड योर ग्रोथ विदाउट बोरोइंग मनी फ्रॉम आउटसाइड। इन्होंने क्या लिखा है? द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच फर्म कैन ग्रो विदाउट बोरोइंग मनी। आकर एक ही लॉजिक होता है, वो लिखे मैं बोलूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ओके, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये पेन नहीं चल रही इसके ऊपर में, कोई बात नहीं, ठीक है। उसको बोलते सस्टेनेबल, वो कराती हूँ, रुक जाओ आस्था, करा दूंगी, एक करा दूंगी सम, इसके बाद कराऊंगी। MP लिमिटेड वाला सम बोल रहे हो ना तुम लोग? MP लिमिटेड वाला सम बोल रहे हो क्या? नाम बताओ ना सम का। वो जो MP लिमिटेड वाला सम है, वो सम कराने को बोल रहे हो? विच सम यू नीड टू टेल मी गाइस। आगे बढ़ती हूँ फटाफट में। ओके, इन ऑर्डर टू बी, एक ही पेज है यहाँ पे। सब में क्या बोला है? मिस्टर एक्स, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेबल। इसमें थ्योरी लिखी हुई, तुम देख लेना कि क्या थ्योरी पढ़ना, वो मैं तुमको बकबक नहीं कर रही, ये बहुत सारे कहानी दे रखा है, कहानी देख लेना। मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है इस प्रैक्टिकल पार्ट में। मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू नो व्हाट एक्सटेंट ऑफ सेल्स कैन बी इंक्रीज विदाउट गोइंग फॉर एडिशनल बोरोइंग्स बाय यूजिंग सस्टेनेबल ग्रोथ कॉन्सेप्ट। गाइस, उन्होंने सोल्यूशन के अंदर में दो मेथड दे रखे हैं, दूसरा वाला देखना भी मत। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला तुमको याद रखना है, और वो है, पता है क्या है वो? रिटेंशन रेशियो। मैं तुमको दिखा देती हूँ, रुक जाओ, आगे लिख के दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन दिखा, बताओ ना मेरे को, ग्रुप पे डालो क्वेश्चन कौन सा वाला है। बेटा नेहा, कल ना बेटा नहीं शुरू कर पाएंगे 7:30। आई टेल यू वाई, बिकॉज मार्केट में हमने अनाउंस कर रखा है ना 8 बजे का, तो कल फॉरेक्स शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर। ओके, तो बहुत लोगों को शायद फॉरेक्स करना होगा, कल 8 बजे शुरू करते हैं। फिर उसके बाद के जो लेक्चर होंगे फॉरेक्स के, वो 7:30 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस। सो G इज इक्वल टू, अरे यार, G इज इक्वल टू B इंटू R, वेयर B इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो। अच्छा, मैं हटा देती हूँ पूजा, मैं हटा देती हूँ वो। ओके, रिटेंशन रेशियो एंड R इज ROE। रिटेंशन रेशियो कैसे निकालते हो? 1 माइनस पे आउट रेशियो, 1 माइनस पे आउट रेशियो इज रिटेंशन रेशियो। और ROE कैसे निकालते हो? ROE इज पैट बाय नेटवर्थ। जिन बच्चों को मैंने नहीं पढ़ाया है क्लास में रेगुलर बैच में, उन बच्चों को पता होना चाहिए दैट दे कैन गिव यू ड्यूपॉन्ट मॉडल। व्हाट इज ड्यूपॉन्ट मॉडल? पैट बाय सेल्स, ओके, पैट बाय सेल्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय सेल्स बाय टोटल असेट्स, ओके, मल्टीप्लाइड बाय टोटल असेट्स बाय नेटवर्थ। इस इक्वेशन को बोलते हैं,
इस इक्वेशन को बोलते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। मुझे नहीं पता, क्वेश्चन के अंदर दे सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसको बोलते हैं एसेट टर्नओवर, ओके, और इसको बोलते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर। तो 3 स्टेप ड्यूपॉन्ट मॉडल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं वो लोग, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इंटू एसेट टर्नओवर इंटू इक्विटी मल्टीप्लायर विल गिव यू व्हाट, द आरओई। तुमको जो क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में तुमको चाहिए 2 ही डेटा, तुमको चाहिए आरओई और रिटेंशन रेशियो। कैसे निकालोगे वो चलो चेक करते हैं अपने लोग। टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज करोगे, 250 माइनस 220 करोगे ना, 30 आएगा, वो इक्विटी हो गया, तुम्हारा नेटवर्थ आ गया बेसिकली, ओके। उसके बाद नेट इनकम है, डिविडेंड पेड है, तो 4.5 बाई 12 इज योर पे आउट रेशियो, करेक्ट है। क्या आएगा, एसेट टर्नओवर रेशियो का मैम मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला देख यहाँ पे बताती हूँ क्या होता है। हाँ, एसेट टर्नओवर का मतलब होता है कि तुम अपने एसेट को कितनी बार, साल में कितनी बार तुम यूज कर पा रहे हो। जितनी ज्यादा बार यूज करोगे उतना अच्छा होगा। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर एसेट यू आर एबल टू, यानी तुम अपने एसेट्स को कितनी बार चर्न कर रहे हो। समझ में आया अफजल? यस। तो बेसिकली सम के अंदर में वर्बली भी कर सकते हैं सम, तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी के अंदर तुम्हारी इक्विटी की वैल्यू हो गई 30, ओके। और नेट इनकम, ओके, नेट इनकम दैट इज पैट बाई इक्विटी, यानी 12/20, नहीं 12/30 ना, 250 माइनस 220 करें 30 आएगा, तो 12 डिवाइड बाई 30 करोगे तो 40% आ रहा है तुम्हारा, राइट है क्या, 40%। और तुम्हारा जो रिटेंशन रेशियो होगा वो होगा 12 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 12, ओके, इंटू 0.4 करती हूँ, कितना आ रहा है यार, मेरे को 25% आया आंसर, 25% आंसर आया है। कहाँ से तुम लोग आंसर ला रहे हो, ये सब किधर से आंसर ला रहे हो ये सारे? 25% आ रहा है आंसर, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, करेक्ट। तो तुम्हारा जो आरओई है, आरओई इज पैट बाय नेटवर्थ, ओके। 25 आ रहा, वही तो बोली मैं, मेरा 25 आ रहा है कैलसी पे। रुक दिखाती हूँ ना मैं तुमको, रुक जाओ, डेटा नहीं है ना सामने में, रुक जाओ। है ऐसे तो डेटा शायद कहीं ना कहीं मैंने डाला है तो इसमें होगा, चलो दिख रहा है अभी मेरे को डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आती हूँ तुम्हारे इस पे, और देखो यहाँ पे आरओई क्या होगा। सबसे पहले नेटवर्थ विल बी ए माइनस एल, दैट इज 250 माइनस 220, ओके, विच इज इक्वल टू 30, ओके। तो ये पैट नेट इनकम दे रखी है 12, तो 12/30 ये कितना हो गया, 12 डिवाइड बाई 30 तुम्हारा होगा 0.4, ये 0.4 हो गया। और यहाँ पे ये आरओई हो गया। एंड रिटेंशन रेशियो बी कैसे निकालेंगे अपन, सो 4. गिव मी अ सेकेंड प्लीज, 12 है ना वो, हाँ, तो 12 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू, सो 12 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 12 करोगे ना तो 0.625 आएगा, राइट। हाँ, तो देयरफॉर जी विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 0.625 which is equal to 0.25. That means you can grow at the rate of 25% without borrowing money. ओके, इसका ये मतलब हुआ कि तुम सेल्स अपना, अगर कितना सेल्स कहाँ दिया हुआ है, सेल्स अगर 100 का है, देखो दिख रहा है क्या, अगर तुम्हारी सेल्स 100 की है तो अपनी सेल्स को तुम 125 तक ले जा सकते हो विदाउट बोरोइंग एनी मनी। इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू? इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू? कौन सा सम बोल रहे हो बताओ मेरे को अभी। अच्छा, ये वाला सम बोल रहे हो, यस, खत्म हो गया ये सम। तुमको मैं एक वीडियो भेजू ग्रुप पे, मैंने बहुत डिटेल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, डर्टी प्राइस और रेपो प्राइस। वो वीडियो देखोगे तुम पूरा, बहुत अच्छे से पढ़ाया है वो क्वेश्चन, मतलब मैंने क्वेश्चन सामने से लेके बनाया है। भेजो एक वीडियो तुमको, अपने एंड से देख लेना, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं।
मैंने यूट्यूब पे डाला था वीडियो, तुमको मिला नहीं होगा। मैंने पहले अपना एग्जाम्पल कराया है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का ये वाला सम भी मैंने कराया है। मैं वीडियो डाल दूँ, ईजी हो जाएगा ना, जब मन होगा तब बैठ के देख लेना और नोट डाउन भी कर लेना बैठ के, चलेगा ना। तो एक यूट्यूब पे मैं अब भी डालती हूँ, मुझे 5 मिनट दो, मैं एंड स्ट्रीम करके फिर वो वीडियो डाल दूँगी ढूंढ करके। ओके, तो पूरा एक एग्जाम्पल पहले मैंने खुद का बना करके, ये जो तुम कॉन्सेप्ट तुमने सम डाला है ना रेपो प्राइस वाला, ये बहुत अच्छे से समझाया है। इनफैक्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया है वो तो उतना हार्ड है भी नहीं जो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट किया है, जो मैंने रेगुलर बैच में पढ़ाया। फिर भी नहीं समझेगा तुमको, अगर फिर भी नहीं समझा तो फिर मैं तुमको क्लियर करके दूंगी, चिंता मत करो उसकी तुम। ओके, चलो ये सम का सोल्यूशन देखना है तुमको, ये देखो, ये रहा। चलो बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। टुमारो वी आर मीटिंग विथ फॉरेक्स, माय फेवरेट टॉपिक फॉरेक्स, मजा आएगा। आई एम गोइंग टू टेक वेरी टफ क्वेश्चंस गाइस, पढ़ के आना थोड़ा सा, नहीं तो दिमाग उड़ेगा तुम्हारा, और अगर नहीं पढ़ के आना तो इधर ही बैठना। मैं बेसिक से उठाऊंगी, मैं नीचे ऊपर से नहीं ले सकती। ओके, सो बी देयर टुमारो फॉर फॉरेक्स, गियर्ड अप ऑल, डरना नहीं है बिल्कुल भी। फॉरेक्स मैं 3 दिन लेने वाली हूँ, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे जिंदगी के अंदर में, चिंता नहीं करना थोड़ा भी। हाँ अब भी डाल देती